हेलो 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 प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, एकदम जोरदार, जबरदस्त, शानदार। वेरी गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग खालिद, रोहित, शिवानी, कार्तिक, आराध्या, रोहित। वेरी गुड इवनिंग बेटा। परवीन, एकदम जोरदार जोरदार। चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कारम। बढ़िया, एकदम जोरदार, जबरदस्त, शानदार तरीके से। क्या आप सभी लोग तैयार है बेटा आज की क्लास के लिए? बता दीजिए मेरे को एक बार, चैट बॉक्स में बता दीजिए। चैट दिखाइए एक बार। हाँ, नमस्ते नमस्ते, राम राम बेटा, राम राम बेटा। कैसे हैं आप सभी लोग? राधे राधे, जय श्री श्याम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आ जाइए सभी लोग, आ जाइए बेटा, क्लास में आ जाइए सभी बच्चे। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए मेरे को। क्या आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चों को आवाज आ पा रही है ढंग से? ढंग से आ पा रही है बेटा आवाज? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। शानदार, जबरदस्त तरीके से हम लोग फिजिक्स को फील करने के लिए तैयार हैं। बता दीजिए मेरे को एक बार, फटाफट से दिल बना दीजिए। जो बच्चे फिजिक्स को फील करने के लिए तैयार है, बहुत आराम आराम से, बहुत तसल्ली के साथ हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है। बोर्ड वाले बच्चों को भी नहीं घबराना है, नहीं घबराना है, बिल्कुल बिल्कुल परेशान मत हो। बिल्कुल आपके साथ स्पीड से स्पीड मिला के चलेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सारी चीजों को क्लियर करना है। क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज आज है बेटा हमारा लेक्चर संख्या 11 और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। शुरुआत हमने कैसे की थी सर? शुरुआत बड़ी धूमधाम से की थी, बाद में बीच में आते आते थोड़ा सा बच्चों का मोटिवेशन थोड़ा सा कमजोर होने लगता है। ऐसे मोटिवेशन को बेटा कमजोर नहीं करना है, अपने को पूरी तरह से उत्साहित रहना है। सफर हमारा लंबा है, सफर हमारा लंबा है, तो मन को कमजोर कमजोर नहीं करना है, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन में अपने को मजबूत रखोगे तो जीत हमारी बेटा सुनिश्चित होगी, पक्की होगी, शानदार होगी। इस बात को आप सभी लोग ध्यान में रखिए, बिल्कुल नहीं घबराना। फिजिक्स देखिए, 12th की फिजिक्स मैं मानता हूं थोड़ी सी ज्यादा टफ साइड होती है। स्टार्टिंग हमारी सारी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज से हो गई। 11th के सारे कॉन्सेप्ट उतने अच्छे नहीं है, मैं मानता हूं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो 80% से ज्यादा बच्चे बेटा फेस करते हैं। अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं, 80% से ज्यादा बच्चे इस बात को फेस करते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिमूव होगी, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस बढ़ेगी, जैसे जैसे आप इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, वैसे वैसे चीजें और अच्छे से आपको समझ में आने लगेगी। तो घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। आप लोग मेरे टाइगर्स हो। टाइगर्स कौन कौन है फटाफट से बता दीजिए मेरे को। टाइगर्स आर्मी, हमारी टाइगर्स आर्मी है ये, एकदम जोरदार जबरदस्त, जिंदाबाद। टाइगर्स आर्मी, चीते हैं सभी लोग आप लोग, बिल्कुल। और इसी तरह से आप लोग जीतेंगे। क्लियर है कि ये बात? तो आज बेटा लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या समझा था बेटा? पिछली क्लास में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझा था। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव सब? वैद्युत द्विध्रुव वो होता है जिसमें दो आवेश रखे होते हैं, विपरीत प्रकार के होते हैं, परिमाण जिनका समान होता है, जिनके बीच में दूरी होती है। दूरी को अपन L भी लिख सकते हैं, 2a भी लिख सकते हैं, दूरी है वो, है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है सर? आघूर्ण का मान होता है परिमाण आवेश का गुणा उनके मध्य की दूरी। उसको आप L भी मान सकते हो, 2a भी मान सकते हो। इस बात में आप कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। बिल्कुल आप सब लोग टाइगर्स हैं। एक बार फटाफट से टाइगर्स का सिंबल बना दीजिए सभी लोग। टाइगर्स आ जाइए सभी लोग फटाफट से अटैक करने के लिए। यस सर, फिजिक्स पे अटैक करेंगे, बिल्कुल फोड़ देंगे, तोड़ देंगे, जबरदस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से। क्लियर है कि ये बात? बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहां पे चलिए बात करते हैं थोड़ा सा विद्युत द्विध्रुव की। तो द्विध्रुव आघूर्ण P का मान हमने लिखा था सर, क्या लिखा था बेटा? P का मान अपन ने P का मान लिखा था क्या? P क्या होता है सर? आवेश गुणा उसका उनके मध्य की दूरी। ये विद्युत द्विध्रुव का मान था सर P का परिमाण अपन लिखते हैं। P का परिमाण क्या था? P का परिमाण सर अपन ने लिखा था, क्या लिखा था बेटा? P का परिमाण, P का परिमाण लिखा था हमने आवेश Q गुणा 2a भी लिख सकते हो आप। 2a क्या है? दोनों के मध्य की दूरी। या फिर सर Q इंटू L भी लिख सकते हो, या X लिख दो। ये सब क्या है? दूरी है।
ये सब क्या है बेटा, दूरी, ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, एल भी दूरी है, ठीक है। तो दोनों ही सही है यहां पे, ऐसा नहीं है सर 2a वाला गलत है या एल वाला गलत है ना। इस बात से कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल बिल्कुल मेरे टाइगर सभी लोग तैयार हैं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। ये क्या है सर, ये दो डंडियां आपने बना दी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है परिमाण, इसका मतलब क्या है, आंकिक मान, इसका आंकिक मान कितना है, क्लियर है। दिशा क्या होती है सर, ये सदिश राशि है, सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी, दिशा कहां से कहां होगी सर, माइनस से लेके प्लस की तरफ, ऋणावेश से धनावेश की तरफ, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, क्लियर है बेटा। इस चीज का अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है सर। दूसरी बात, हमने इनकी वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, क्या निकालते, गुड इवनिंग अनुराग बेटा, इसकी वजह से हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात की थी क्या, बिल्कुल ज्ञात की थी। कौन कौन सी, अक्षीय स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर, दो ज्यादा जरूरी है, तीसरा वाला उतना ज्यादा जरूरी नहीं है अपने लिए, दो ज्यादा जरूरी है और दोनों के डेरिवेशन भी जरूरी है। तो आप लोग उनको लिख लिख के सोल्व करना, बोर्ड के हिसाब से भी जरूरी है, फॉर्मूले नीट के हिसाब से भी जरूरी है दोनों, है ना। क्या है, क्या है हमारे टाइगर्स, बता दो फटाफट से, अक्षीय स्थिति का सूत्र बताओ। सभी बच्चे अक्षीय स्थिति का सूत्र लिखेंगे कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, अक्षीय स्थिति पर कितनी होती है, बता दो मेरे को, क्या होती है बेटा, 2kp/r³, यही है क्या अपना सूत्र, क्या सूत्र यही है बेटा, 2kp/r³, 2kp/r³, क्या यही फॉर्मूला है बेटा, किसके लिए है ये सर, ये अक्षीय स्थिति के लिए है, 2kp/r³, सही है क्या, ठीक है। दूसरा कौन सा फॉर्मूला है सर, निरक्षीय स्थिति के लिए, निरक्षीय के लिए क्या लिखेंगे सर, निरक्षीय बराबर क्या लिखेंगे बताओ, -kp/r³, -kp/r³, सही है क्या। ये दोनों फॉर्मूले अपने को याद होने चाहिए, सबसे ज्यादा काम में आने वाली चीजें हैं, सबसे ज्यादा काम में आएंगे। 2kp/r³ किस पे, अक्षीय स्थिति पर, मतलब जिस अक्ष पर द्विध्रुव रखा हुआ है उसी लाइन में, द्विध्रुव जहां पे रखा है ना उसी रेखा में आगे जाने पर या पीछे जाने पर, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। निरक्षीय स्थिति का मतलब ये द्विध्रुव रखा हुआ है, इसके लंबवत दिशा, इसके लंबवत दिशा में r दूरी पर, इसके लंबवत दिशा में r दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाला r दूरी पर, ये मान कितना है बेटा, kp -kp/r³। माइनस क्यों लगा रखा है सर, क्योंकि अगर द्विध्रुव की दिशा सर इधर की तरफ है तो विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ होगा, विपरीत दिशा में होगा, क्लियर है क्या ये बात। इस बात को अपने को ध्यान रखना है, सभी बच्चे ध्यान में रखेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, क्लियर है यहां तक, ठीक है सर ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इन दोनों, इन तीन बात, ये तीन बात सबसे ज्यादा जरूरी है जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। उस लेक्चर का अगर मैं सार निकालूं कि सर कौन सी तीन बातें हैं, वो तीन बातें ये हैं, ये अगर आपने समझ ली मतलब 90% चीजें अपनी हो जाएगी क्लियर, क्लियर है बेटा, क्लियर। चलिए आ जाइए, तो आ जाइए, आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं, द्विध्रुव को बाह्य क्षेत्र में रखेंगे, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे, गॉस के नियम के बारे में समझेंगे। चलिए ठीक है, तो ये चीज अपने को समझ में आ गई। तो एक बढ़िया सा सवाल करते हैं अपन, सवाल करने के लिए तैयार हो, घबराओगे तो नहीं ना, बिल्कुल नहीं घबराना है, मेरे साथ सोल्व करना आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व करने के लिए प्रॉपर टाइम लेंगे अपन। चलिए 1 मिनट का अपन समय ले लेते हैं यहां पे। सभी बच्चे सवाल को पढ़े, पहले पढ़ो, सोल्व करने की कोई जल्दी नहीं है यहां पे। देखो क्या दे रखा है, दो विद्युत द्विध्रुव दे रखे हैं, मेरे साथ साथ पढ़ो कोई बात नहीं, जिनके द्विध्रुव आघूर्ण P तथा 64P है। ये मान दे रखे हैं द्विध्रुव आघूर्ण के, एक का कितना है P है, दूसरे का क्या है 64P। किसी रेखा पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, उनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, विपरीत दिशा में रखें। दिशा क्या है इनकी सर, विपरीत है दिशा, दिशा परस्पर विपरीत है। तो रख दें एक बार अपन, सर रख के देख लेते हैं। ये तो द्विध्रुव P रखा हुआ है इधर, ये P रखा हुआ है यहां पे, मान लो ये तो P रखा हुआ है, अरे पिया हुआ नहीं है सर, P रखा हुआ है, P द्विध्रुव आघूर्ण रखा हुआ है, द्विध्रुव आघूर्ण है P, पिया हुआ नहीं है, ठीक है, P रखा हुआ है यहां पे, ठीक है सर। अब यहां से कितनी दूरी पर सर, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर दूसरा है द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव जिसका मान कितना है सर 64P, 64P, इसका परिमाण कितना बेटा 64P है।
64p है इसका परिमाण। क्लियर है कि ये बात क्लियर है? ये p रखा हुआ है यहां पे, अरे p नहीं है, इसने कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे थे p रखी है क्या, नहीं p नहीं रखी इसने, ये तो खुद ही p है, ये खुद ही बेचा p है, तो p है, ये 64p है। और इनके मध्य की दूरी कितनी दे रखी है सर? बेटा इनके मध्य की दूरी अपने को दी हुई है, कितनी दे रखी है सर? देखो इनके मध्य की दूरी अपने को दे रखी है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है सर? यहां से यहां तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? दोनों के केंद्रों के मध्य की दूरी 25 सेंटीमीटर। ये दूरी दे रखी है अपने को 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर दे रखी है सर, ठीक है। ये दूरी दे रखी है अपने को 25 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी। समझ में आई कि बेटा दोनों द्विध्रुवों के मध्य की दूरी 25 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है? नहीं है सर, ठीक है। आ जाओ तो वापस से आ जाइए। अपने को क्या पूछा गया है? किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो द्विध्रुव आघूर्ण P से इस बिंदु की दूरी कितनी होगी? क्या पूछा गया है? किसी इनके मध्य पे कोई बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है, तो उसकी स्थिति बतानी है। तो अपन मान ले, ऐसे सवालों कैसे करेंगे सर? उस बिंदु की दूरी किसी एक द्विध्रुव से x मान लो, मान लेते हैं अपन, ठीक है, ठीक है। तो यहां से x मान लेते हैं बेटा, कि मानना है यहां से x दूरी पर, कहां से? इससे x दूरी पर, यहां से x दूरी पर, यहां से x दूरी पर ये बिंदु है, ये बिंदु है A। तो ये बची हुई दूरी कितनी बची बेटा? सर 25 माइनस x बच गई क्या? देख लो। अरे इस दूरी पर A पर मान लो विद्युत क्षेत्र कितना है? कुल 0। A पर विद्युत क्षेत्र कितना है? यहां पे कुल विद्युत क्षेत्र E कुल टोटल कितना है बेटा? 0। सही है क्या ये बात? यहां पे टोटल E कितना है? 0। A बिंदु पर इसकी स्थिति हमने x A से P पहले द्विध्रुव से कितना मान लिया कि सर x दूरी पर स्थित है ये, ठीक है। इतना काम हो गया, इतना काम हो गया। यहां तक बताइए कोई डाउट है क्या? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आगे बढ़े, इस पर विद्युत क्षेत्र 0 कर दो, x के रूप में समीकरण बनाए, x के रूप में समीकरण बना लेते हैं अपन कि सर x के रूप में अपन ने समीकरण बनाई कि देखो इसकी वजह से यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना होगा? अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या होता है विद्युत क्षेत्र का मान? सर 2kp/r³, यही होता है ना, 2kp/r³। तो इस वाले द्विध्रुव की वजह से इस दिशा में होगा। E1 का मान कौन सी दिशा में होगा बताओ? E1 का मान इस दिशा में है, ये तो E1 का मान है इस दिशा में। वो किसकी वजह से? इस पहले की वजह से, है ना। और इस दूसरे की वजह से किस दिशा में होगा बेटा? इस दूसरे की वजह से इस दिशा में होगा, ये इस दिशा में होगा E2 का मान, ठीक है। और क्योंकि कुल विद्युत क्षेत्र 0 होना चाहिए, तो 0 कब हो पाएगा? जब दोनों सदिशों का परिमाण समान हो जाए, E1 का मान E2 के बराबर हो जाए। क्लियर है क्या ये बात? E2 का मान E1 का मान E2 के बराबर कर दो। तो देखो E1 का परिमाण कितना है सर? E1 का परिमाण लिखा अपन ने यहां पे कि सर E2 का मान कितना है? इसकी वजह से E1 बराबर E2। क्या इक्वेशन आई अपनी सर? अपनी इक्वेशन आ गई सर, E1 बराबर E2। E1 का मान बताओ सर, 2kp अपॉन E1, 1 की वजह से दूरी कितनी है सर? x है, 2kp अपॉन x³। सही है सर, बराबर E2 का मान बताओ बेटा। यहां पे कितना है? 64 है सर, तो 2k गुणा 64p, 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 64p। और नीचे कितना आएगा बेटा? नीचे क्या आ जाएगा? अब की बार दूरी कितनी है? 25 माइनस एक्स है। दूरी कितनी है सर? 25 माइनस x³। अब यहां पे एक डाउट आपके मन में आ रहा होगा, सर 25 तो सेंटीमीटर में दे रखा है, आपने सेंटीमीटर में रख दिया, बताओ ऐसे थोड़ी करते हैं, ऐसा ही मात्रक में तो बदला ही नहीं, कैसे करेंगे फिर काम? हाँ, यहां पे ऐसा ही मात्रक में बदलने की आवश्यकता नहीं है। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, उससे आंसर गलत नहीं होगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर आप बदलना चाहो, आपके मन में है सर बदलना चाह रहे, बदल लो, कोई बात नहीं। फाइनल आंसर किस में आएगा अपना? सेंटीमीटर में वापस बदल के 2 बार बदलना पड़ेगा फिर आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहां पे अनुपात है, एक तरह से
इसलिए यहां पे बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे ना कि सिर्फ बदलना चाहिए नहीं बदलना चाहिए, तो हमेशा बदल लो, बदल के सोल्व कर लो। क्लियर है, मन में कोई डाउट मत रखो लेकिन। ठीक है बेटा, ठीक है सर। तो अब देखो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है कि यहां पे, अरे कोई लड़ रहा है भिड़ रहा है क्या यहां पे, कौन कौन लड़ भिड़ लिया सर? ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, के से के कैंसिल हो गया, सही है क्या सर? 2k से 2k कैंसिल कर दिया अपन ने, p से p कैंसिल हो गया गुरुजी। क्या बच गया बेटा यहां पे? यहां पे क्या क्या बच गया देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दूं, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं तो चलो ऐसे लिख लेते हैं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया सर 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का क्यूब बटे एक्स का क्यूब बराबर 64 बटे 1, या 64 आ गया, ऐसे लिख लो। क्लियर है? अब दोनों तरफ क्या करें सर, इधर घन है ना, तो घनमूल ले लेते दोनों तरफ, घनमूल लेंगे, क्या लेंगे? घनमूल लेंगे दोनों तरफ। तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पे, ध्यान से समझिए, आराम आराम से बता रहा हूं मैं, कोई बात नहीं, अपन आराम आराम से समझते हैं। कितना आ गया देखो यहां पे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं सर, 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 64 को क्या लिख सकते हैं सर, 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 4 गुना 4 करेंगे तो 16, 16 गुना 4 करेंगे तो 64। तो ये किसके बराबर हो गया बेटा, 64 का 64 को अपन ने क्या लिख दिया सर, इसको, इसके क्यूब को अपन ने क्या लिखा बेटा, ये पूरा क्यूब है यहां पे, और ये किसके बराबर है सर, 4 के क्यूब के बराबर। देख लो ध्यान से, ये स्टेप क्लियर है क्या? बिल्कुल सर क्लियर है। तो अगला स्टेप हमने लिखा, ध्यान से समझना है ये वाली बात। देखो 25 माइनस एक्स सर, 25 माइनस एक्स बटे 25 माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 4 आ गया, दोनों तरफ क्यूब हटा दिया, दोनों तरफ घात 3 में हटा दी बेटा। तो यहां से देखो एक्स का मान कितना मिल गया बेटा, एक्स का मान यहां पे मिल गया अपने को, देखो 25 माइनस एक्स, इसको ऊपर लिख लेता हूं, चलो ऊपर लिख दूं क्या इधर, इसको खिसकाओ इधर ना, हाँ। तो यहां से ये वैल्यू कितनी मिल गई सर अपने को, ये वैल्यू मिल गई देखो 25 माइनस एक्स बराबर 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 4x। देख लो ध्यान से, अरे x को इधर ले जाके गुणा किया अपन ने, कितना आ गया गुरुजी यहां पे, 25 बराबर 5x, सही है क्या बेटा यहां पे? तो x बराबर कितना आ गया सर, x बराबर आ गया यहां पे, x बराबर 25 बटे 5, 25 बटे 5 मतलब 5 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, 25 बटे 5 कर दिया मैंने, यहां पे वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 सेंटीमीटर। x का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। क्या आपको उत्तर मिल चुका है? देख लीजिए सभी बच्चे ध्यान से, x का मान कितना मिला बेटा, 5 सेंटीमीटर मिला गुरुजी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया क्या बेटा? पहला ऑप्शन अपना आंसर हो गया। मतलब यहां से कितनी दूरी पर विद्युत क्षेत्र 0 होगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर। कहां से दूरी ली है अपन ने, P से। अगर 64 P से बात करते तो 25 माइनस 5 20 सेंटीमीटर हो जाता, लेकिन अभी तो अपना आंसर यही है, अभी तो अपना आंसर यही होगा। क्लियर है क्या बेटा, ये चीज क्लियर है सभी बच्चों को? तो इसमें आंसर अपन लिख देते हैं, इसमें आंसर लिख देते हैं, इसको पकड़ के लाने दो। हाँ, कब से चक्कर चल रहा है ये बेचारा, कब से घूम रहा है। शो रिजल्ट, वेरी गुड। 35% बच्चों ने फिर एक फटा, ओहो 3 सेकंड में आंसर लिया है, देखो 8 सेकंड में 10 सेकंड, वेरी गुड बेटा। तौसीफ, रागिनी, इशरत, आसिफ, अफजा, इशू, खुशी, वेरी गुड बेटा। बाकी सभी बच्चों को समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। हाँ टेस्ट रहेगा बेटा आपका 10 तारीख को, है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, आपको 12th के बाद 11th करवाई जाएगी, है ना? हाँ अंशुमान राठौड़, बिल्कुल आपका नाम ले लिए, नमस्ते बेटा। बिल्कुल बहुत अच्छा फॉर्मूला आपने लिखे, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। अंशुमान बहुत अच्छा बच्चा, देखो फॉर्मूले लिखे। नहीं बेटा मैं सिर्फ ऑनलाइन में पढ़ाता हूं अभी, अपने पास लक्ष्य, अर्जुना, यकीन, ऑनलाइन में ही है अपने पास सारे बच्चे, है ना? चैप्टर बस खत्म होने वाला ही है, ये वाला चैप्टर खत्म होने वाला है बेटा, बस 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा 11th करवाई जाएगी, है ना? टेस्ट बेटा संडे को होगा बिल्कुल आपका, है ना? 2 कहां गया, कहां से 2 कहां गया बेटा?
कौन सी स्लाइड की बोल रहे हो आप? दो से दो कैंसिल हो गया ना यहाँ पे सर, ये दो से दो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, है ना बेटा? ठीक है चलिए, नहीं नोट करना क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, नोट करना है बिल्कुल आपको, है ना? अंशुमान राठौड़, बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छे बच्चे हो, बढ़िया मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है सब लोग अच्छा करोगे, है ना? बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ फिजिक्स में, क्यों चिंता करते हो? सारी चीजें अच्छे से करेंगे, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल हिम्मत बनाए रखें, जोश बनाए रखें, जबरदस्त करेंगे सब कुछ, ठीक है? अभी अपनी शुरुआत हुई है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट होने में टाइम लगेगा, तो अपने आप को वो टाइम दो, अपने आप को एडजस्ट होने का टाइम दो। फिजिक्स के साथ आपको ट्यून अप होना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है? तो वो उसमें टाइम लगेगा, थोड़ा सा आपकी तरफ से मेहनत लगेगी, है ना? अपन सब मिलकर मेहनत करेंगे, जबरदस्त करेंगे सब चीजों को, ठीक है मेरे टाइगर आर्मी? टाइगर्स बता दीजिए सभी लोग, शानदार, अरे बढ़िया जबरदस्त। तो जोश कैसा है आप लोगों का? जानदार, शानदार, जोरदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है? तो आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़ते हैं, चलिए चाय की चुस्की लेते हुए आगे बढ़ते हैं। सर मोटे हो गए? ओहो, मैं मोटा हो गया क्या? मैं मोटा लग रहा हूं क्या आप लोगों को? ओहो, मुझे तो लग रहा है कमजोर हो गया हूं। चलिए, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं इसमें। कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट है बेटा, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव। द्विध्रुव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले ध्यान दीजिए, अब देखिए पढ़ाई पे ध्यान दो सभी लोग। हाँ न्यूज कौन सी है ये? मुझे नहीं पता कौन सी न्यूज की बेटा बात कर रहे हो आप। चलिए आ जाओ, पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, ध्रुव मतलब दो पोल्स हो, अपोजिट, मतलब एक तरफ धनावेश हो एक तरफ ऋणावेश हो, उसके जोड़े को अपन क्या बोलते हैं? द्विध्रुव बोलते हैं। बिल्कुल बेसिक आसान सी डेफिनेशन है, ठीक है? और जब इस द्विध्रुव को अपन किस में रखते हैं बेटा? बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, मतलब बाह्य इलेक्ट्रिक, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। कैसे? लेकिन एक समान हो तो क्या होता है? तो क्या होगा सर? देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमने विद्युत क्षेत्र लगाया हुआ है यहां पे, ये विद्युत क्षेत्र लगा देते हैं यहां पे कि सर ये बाह्य विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। ये बाह्य विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। ठीक है सर, ये भी एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये सारे एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है बेटा? एक समान विद्युत क्षेत्र को हम लोग बनाते कैसे हैं, बता सकते हैं कि आप लोग? हम लोग समांतर रेखाएं बनाते हैं जिनके बीच की दूरी समान रहे। चैट ऑफ कर दीजिए सर आप, देखिए फालतू बात नहीं करे बेटा चैट में, बिल्कुल नहीं करे, है ना? चलिए अब ध्यान दीजिए, इधर इधर ध्यान दीजिए सभी बच्चे। ये है आपका एक समान विद्युत क्षेत्र बेटा, ना? लाइन टेढ़ी हो गई क्या? ठीक है, ये क्या दे रखा है अपने को? विद्युत क्षेत्र दे रखा है जिसका मान एक समान है। एक समान कैसे पता चलता है अपने को भाई? एक समान विद्युत क्षेत्र का पता कैसे चलता है?
ऐसी समांतर रेखाएं जिनके मध्य की दूरी क्या हो बेटा, समान रहे, तो वो क्या होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र। मतलब परिमाण भी समान रहे उसका और दिशा भी समान रहे, दोनों चीजें समान रहनी चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये सदिश राशि है। तो ये विद्युत क्षेत्र का कितना मान है सर, इस विद्युत क्षेत्र का मान हो गया ई। ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। क्लियर है बेटा ये बात, एक समान विद्युत क्षेत्र ई है। और इसमें क्या किसको रखा है सर हमने, एक द्विध्रुव को रखा है। द्विध्रुव को रखा मतलब ये कोई द्विध्रुव है जिसको अपन ने यहां पे रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र में। कौन सा द्विध्रुव है सर, ये द्विध्रुव को अपन ने मान लिया ये कोई पी द्विध्रुव है। ये द्विध्रुव रखा हुआ है। दिखा क्या आप लोगों को, ठीक है सर। ये द्विध्रुव रखा हुआ है पी, पी द्विध्रुव रखा हुआ है बेटा यहां पे, ठीक है सर। पी का मतलब क्या हुआ, यहां पे एक तो प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। भाई पी का मतलब क्या हुआ सर, पी का मतलब हुआ बेटा कि यहां पे इधर की तरफ कौन सा आवेश रहेगा सर, एक तरफ रहेगा माइनस क्यू आवेश, एक तरफ तो रहेगा माइनस क्यू आवेश, ठीक है। और एक तरफ कौन सा आवेश रहेगा सर, एक तरफ आवेश रहेगा प्लस क्यू आवेश। क्लियर है क्या, पी का मतलब यही हुआ। दिशा कहां से कहां होगी सर, माइनस से लेके प्लस की तरफ। क्लियर है सर ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कितने कोण पर रखा हुआ है सर, ये कोण पर रखा हुआ है बेटा थीटा कोण पर। ये जो कोण दिया हुआ है अपने को कितना कोण है सर, ये विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे है। कितने कोण पर है, थीटा कोण पर, ठीक है, थीटा कोण पे रखा हुआ है। क्लियर है सर, क्लियर है यहां तक। अब बताइए इसका मान कितना है सर, इसकी वैल्यू है पी, वो अपन लिख सकते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है सर, दूरी अपन लिख सकते हैं बेटा 2a लिख लो, चाहे p लिख या l लिख लो, जैसे आपको पसंद आए, है ना। उसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे पिछली क्लास में से बोल रहे सर 2a लेते हैं अपन, तो जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। 2a मानना है 2a मान लो, l मानना है l मान लो, और कुछ लेना d मानना है तो d मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इनके बीच की दूरी आएगी लेकिन, है ना। क्लियर है ये बात, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। तो यहां से इस डिस्टेंस को अपन ने मान लिया बेटा, जो भी लेना चाहो आप लोग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अपन अभी क्या निकालने जा रहे हैं, इस पर बल निकालने जा रहे हैं। बल कितना होगा सर, तो क्या हम बल निकाल सकते हैं यहां पे, बल बताओ मेरे को, यहां पे बल बताओ कितना होगा सर। देखो इस प्लस क्यू आवेश पर बल किधर लगेगा सर, ई की दिशा में बल लगेगा, ई की दिशा में बल लगेगा, कितना लगेगा, क्यू ई लगेगा, कितना लगेगा, क्यू गुणा ई बल लगेगा। कहां लगेगा सर, ई की दिशा में लगेगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगा दो। तो यहां पे बल है बेटा क्यू ई, यहां पे बल कितना लग रहा है इस पे सर, क्यू ई बल लग रहा है इस पे। कितना बल लग रहा है सर, क्यू ई, कितना बल लग रहा है यहां पे सर, क्यू ई बल लग रहा है इधर की तरफ, ठीक है। इस वाले आवेश पर बल कहां लगेगा सर, पीछे की तरफ लगेगा। इसका भी मान कितना है सर, क्यू ई बल लग रहा है। क्लियर है क्या भाई, इस पर विपरीत दिशा में क्यों लग रहा है सर, माइनस वाले पर, अरे ऋणात्मक है ना चार्ज, आवेश ऋणात्मक है इसलिए पीछे की तरफ लग रहा है, ये धनात्मक था इसलिए आगे की तरफ लग रहा है ना। तो यहां से बहुत जरूरी बात निकल के आती है बेटा, क्या है वो जरूरी बात, जरूरी बात यह है किसी भी विद्युत द्विध्रुव को जब हम लोग एक समान विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाला कुल बल हमेशा कितना होता है, 0 होता है। कुल विद्युत बल का मान कितना होगा, 0 होगा। देख लो आप लोग कैंसिल हो रहा है सर, ये क्यू ई आगे की तरफ, ये वाला क्यू ई पीछे की तरफ, तो दोनों बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बेटा, निरस्त कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो यहां पे विद्युत द्विध्रुव पर कुल बल कितना हो गया बेटा, 0 हो गया कुल बल। क्लियर है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है। सर यहां पे इस पॉइंट को लिखूं क्या, मैं अलग से लिख देता हूं यहां पे पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है हमारा विद्युत द्विध्रुव पर कुल विद्युत बल मतलब विद्युत क्षेत्र की वजह से लग रहा है, कुल विद्युत बल कितना है बेटा, 0। कितना हो गया बेटा, क्यू ई माइनस क्यू ई, कुल बल कितना है, 0। सही है,
इस वाले QE ने इस वाले QE को कैंसिल कर दिया, कुल बल कितना है इस पे? 0। समझ में आई कि बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, दूसरी बात, ये तो बल की बात होगी। अगर बलाघूर्ण की बात करूं मैं, बलाघूर्ण क्या होता है सर? बलाघूर्ण क्या होता है? टॉर्क बोलते हैं ना अपन इंग्लिश में, टॉर्क बोलते हैं। ठीक है सर, तो बलाघूर्ण कैसे निकालते हैं अपन? जो बलयुग्म होता है सर, बलयुग्म क्या होता है? यहां पे देखो, अगर यहां से मैं बात करूं, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये QE बल तो इधर लग रहा है सर, ये वाला QE बल इधर लग रहा है ना? मान लो सर इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, जैसे आपने मेरे को बताया सर 2a मानना ज्यादा सही रहता है, तो 2a ले लो, कोई बात नहीं। इन दोनों के बीच की दूरी अगर 2a है, तो इसका केंद्र यहां पे होगा कहीं। ठीक है, ये वाली दूरी कितनी है बेटा? ये वाली दूरी a है, ये वाली दूरी a है, तो दोनों के मध्य की दूरी कितनी है सर? ये वाली तो दूरी a है, हाँ, ये वाली दूरी a है, ये वाली दूरी भी a है ना? केंद्र से -q की दूरी a है, केंद्र से +q की दूरी a है ना? a और a ही मान लिया अपन ने। ठीक है, तो यहां पे बल कौन सा लग रहा है सर? QE बल इधर की तरफ लग रहा है, -QE बल या QE बल इधर की तरफ लग रहा है, दूसरा बल। क्लियर है? तो इसकी वजह से बलयुग्म की वजह से क्या लगेगा? ये कपल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं, बलयुग्म बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? बलयुग्म। थोड़ा सा मुश्किल है समझना, इसलिए बोल रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा अपने को। क्लियर है? ठीक है सर, यहां पे देखिए, इसकी वजह से बल कितना हुआ टोटल? बलाघूर्ण QE, इसको ऐसे लिखो आप लोग, यहां पे क्या है? बलयुग्म है, बलयुग्म के कारण बलाघूर्ण, बलयुग्म, बलयुग्म, बलयुग्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कपल। कपल क्यों? अरे एक जगह +QE है, दूसरी तरफ -Q ही है ना? तो बलयुग्म या कपल के कारण बलाघूर्ण का मान क्या लिखते हैं बेटा? बलाघूर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क मतलब ताऊजी, टाउ। टाउ का नाम सुना है आपने? टाउ हटजा वाला टाउ नहीं, ये बलाघूर्ण वाला टाउ। क्लियर है ये बात? बलाघूर्ण वाला टाउ। अब टाउ का मान, टाउ होता क्या है मैं थोड़ा सा बताऊं। यहां पे टॉर्क को लिखते हैं हम लोग बल गुणा लंबवत दूरी। टॉर्क का मान क्या होता है? बलाघूर्ण का मान। सर बलाघूर्ण क्या होता है? ये 11th में अपन ने पढ़ा था रोटेशनल मोशन में, है ना? तो मैं थोड़ा सा यहां पे आपको समराइज कर देता हूं। बलाघूर्ण या टॉर्क का मान क्या होता है? ये होता है बल गुणा F इंटू L साइन थीटा, F गुणा L गुणा साइन थीटा। ये बलाघूर्ण की वैल्यू होती है, F गुणा L गुणा साइन थीटा। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा लंबवत दूरी, बल गुणा बेटा लंबवत दूरी, ये लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला अपन ने 11th में पढ़ा था। ये लंबवत दूरी मतलब L साइन थीटा, ये जो होगी वो लंबवत दूरी होगी। L क्या है? दो जो बल लग रहे हैं उनके बीच की दूरी, है ना? दो जो बल लग रहे हैं उनके मध्य की दूरी है L। तो L साइन थीटा यहां पे क्या होगा? लंबवत दूरी हो जाएगी। ठीक है ये बात? ठीक है सर। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे क्या होगा सर? यहां पे बलाघूर्ण का मान क्या रहेगा? अपन तो उसमें इंटरेस्टेड है, यहां वाले बलाघूर्ण में। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं बेटा। देखो बल का परिमाण कितना है सर? बल का परिमाण, बल का परिमाण, बल का परिमाण गुणा, गुणा क्या लिखना है अपने को? लंबवत दूरी। बल का परिमाण गुणा बलों के मध्य की दूरी, बलों के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ठीक है बेटा, ये बोर्ड के हिसाब से भी जरूरी है, बोर्ड के हिसाब से भी जरूरी है। 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पूछ लिया जाता है? कि विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाले बलों और बलाघूर्णों के बारे में समझाइए। तो अपने को ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये बातें लिखनी पड़ेगी इस तरह से।
क्लियर है ये बात? ठीक है, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए सभी लोग। हाँ बेटा, बिल्कुल, पहले मैं टारगेट में भी पढ़ाया था पहले, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बेटा, हाँ, आ जाइए सभी लोग। बल का परिमाण और बलों के मध्य की लंबवत दूरी। तो ये वैल्यू कितनी होगी बेटा? बल के परिमाण की वैल्यू कितनी हुई सर? बल के परिमाण की जो वैल्यू है वो कितनी हुई यहां पे? बल का परिमाण Q गुना E हो गया सर, Q गुना E हो गया सर बल का परिमाण। तो क्लियर है? ठीक है सर, बल का परिमाण Q गुना E हो गया। और बलों के मध्य की लंबवत दूरी कैसे लिखेंगे सर? इन दोनों के मध्य की लंबवत दूरी निकालनी है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है अपने को। ध्यान से समझिए बेटा, कौन सी दूरी निकालनी है सर? ये दूरी निकालनी है अपने को यहां से यहां तक की। कौन सी दूरी सर? यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन। कौन सी दूरी निकालनी है सर? यहां से यहां तक की दूरी निकालनी, देख लो। ठीक है, ठीक है सर, यहां से यहां तक की दूरी निकालनी बेटा। ठीक है, अब देखो ये टोटल दूरी कितनी है सर? 2a। ये वाला कोण कितना है सर? ये वाला कोण है थीटा, ये वाला कोण है थीटा। तो ये दूरी कितनी होगी यहां से यहां तक की? यहां से यहां तक की जो दूरी है वो अपने को मिल गई बेटा 2a साइन थीटा। यहां से यहां तक की लंबवत दूरी कितनी हुई? ये दूरी 2a है, ये कोण थीटा है, तो ये दूरी तो 2a cos थीटा होती है। ये दूरी कितनी होगी? 2a साइन थीटा होगी। ये कितनी होगी बेटा? 2a साइन थीटा। तो यहां पे क्या लिखेंगे सर? 2a साइन थीटा अपन ने लिख दिया, देख लो ध्यान से। क्लियर है बेटा? अब हम लोग एक काम करने वाले हैं। क्या काम करने वाले हैं सर? यहां पे Q गुना, देखो कुछ हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं यहां पे। क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं सर? Q इंटू 2a को एक साथ लिख लेते हैं सर। Q इंटू 2a को हमने एक साथ लिख लिया, इंटू E को एक तरफ लिख लिया, और साइन थीटा को बाहर अलग से लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या है? Q इंटू 2a। इसको देखते ही आपको कुछ कुछ होना चाहिए। हो रहा है क्या कुछ कुछ? हाँ सर, Q इंटू 2a कुछ याद आ रहा है। क्या लिखा है ये? P तो लिखा है। क्या है ये? द्विध्रुव आघूर्ण का मान P लिखा हुआ है। P लिखा हुआ है बेटा, है ना? P लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे सर? PE साइन थीटा। कैसा है सर ये? इसको अपन ने क्या लिख दिया सर? इसको अपन ने लिख दिया P। इसको क्या लिख दिया बेटा? P लिख दिया। और ये E तो एज इट इज है, और ये साइन थीटा हो गया। समझ में आई कि ये बात? P गुणा E साइन थीटा। तो ये क्या है? बलाघूर्ण का परिमाण आ गया, मान आ गया। तो ये PE साइन थीटा कैसे आता है? ये क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। देखो सदिशों के दो तरह के गुणन होते हैं। कौन कौन से सर? एक तो होता है सदिश गुणन, क्रॉस प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं। दूसरा कौन सा होता है? अदिश गुणन, जिसको अपन डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है? कोस थीटा आता है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आता है? साइन थीटा आता है। क्लियर है ये बात? बिल्कुल बिल्कुल सर। डॉट प्रोडक्ट में कोस थीटा आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा आता है। तो हम लोग अगर दिशा के साथ इसे लिखना चाहें तो इसको दिशा के साथ कैसे लिखेंगे बेटा? इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, बलाघूर्ण। क्या लिखेंगे सर? बलाघूर्ण, बलाघूर्ण, बलाघूर्ण टाउ। ताऊ जी, ताऊ जी का मान कितना रहेगा? टाउ बराबर बराबर, इसको क्या लिखेंगे बेटा? P P क्रॉस E, ऐसे लिखा जाएगा। P क्रॉस E, P क्रॉस E। और ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये प्रदर्शित कर रहा है यहां पे इस द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण को। समझ में आएगी बेटा बात? समझ में आई ये चीज? और इसका परिमाण कितना होगा सर? परिमाण होगा P साइन थीटा। परिमाण कितना होगा बलाघूर्ण का? इसका परिमाण कितना होगा? बलाघूर्ण का परिमाण, बलाघूर्ण का परिमाण, बलाघूर्ण का परिमाण मतलब इसका आंकिक मान कितना लिखेंगे सर? P इंटू E इंटू साइन थीटा। P इंटू E इंटू साइन थीटा, ऐसे करना है अपने को। तो परिमाण अपन याद कर सकते हैं, है ना? P का मान पता हो सर
थीटा का मान पता हो, ई का मान पता हो, तीनों चीजें पता हो तो परिमाण आराम से निकाला जा सकता है। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है ये चीज? क्लियर है बेटा? ठीक है। टेस्ट सिलेबस बेटा कूलाम लो तक ही आएगा। हाँ, टेस्ट सिलेबस कूलाम लो तक ही सौरभ। विद्युत क्षेत्र समान नहीं होगा तो फिर बल, उस कंडीशन में फिर कुल बल जीरो नहीं होगा। विद्युत क्षेत्र अगर समान नहीं होगा तो वहां पे कुल बल जीरो नहीं होगा। क्लियर है बेटा? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। वंदना, अश्विनी, टेस्ट का टाइम आपको वहीं पे अपडेट हो जाएगा बेटा एप्लीकेशन पे। द्विध्रुव का मतलब जिसमें दो ध्रुव हो, मतलब दो विपरीत प्रकार के आवेश हो, उसे बोलते अपन द्विध्रुव, है ना। कल क्लास नहीं होगी बेटा। आप सभी को बेटा रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से आप लोग एंजॉय कीजिए, लेकिन साथ में अपने जो बैकलॉग्स हो गए हैं या जो चीजें आपने मिस कर दी हैं उनको आप लोगों को कवर कर सकते हो, क्योंकि 2 दिन का बढ़िया समय है आप लोगों के पास। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चलिए ठीक है बेटा, टेस्ट सिलेबस कूलाम लो तक ही आएगा, तक ही बेटा। ठीक है, चलिए। टेस्ट सिलेबस आपका कूलाम लो तक ही आएगा, विद्युत क्षेत्र वाला पोर्शन नहीं आएगा। जो आपका सिलेबस पहले से अपडेटेड था वहीं तक आएगा, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल, है ना, वहीं तक आएगा। आ जाइए आ जाइए आ जाइए सभी लोग। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो बलाघूर्ण का परिमाण कितना है बेटा? पीई साइन थीटा आ गया। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है सभी बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए बेटा। ठीक है। अब देखिए, अगर सर मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं हो, एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं हो तो क्या होगा सर उस कंडीशन में? मान लो विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, मतलब असमान विद्युत क्षेत्र है, तो असमान विद्युत क्षेत्र में क्या होगा सर? असमान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र की बात करें अगर, तो असमान विद्युत क्षेत्र में, असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव, असमान विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव हो, उस कंडीशन में क्या होगा बेटा? जैसे मान लो यहां पे विद्युत क्षेत्र है, ये आपको वो रखा हुआ है, द्विध्रुव रखा हुआ है यहां पे, ये एक द्विध्रुव रखा हुआ है और ये असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। देखिए ध्यान से, यहां पे ये विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है सर, और ये असमान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है ना। तो यहां पे देखिए इस वाले पर, यहां पे आवेश है बेटा, बिल्कुल सर, ये कोई आवेश दे रखा है यहां पे, ये आवेश दे रखा है अपने को यहां पे, ये आवेश है मान लो प्लस क्यू, यहां पे आवेश दे रखा है बेटा माइनस क्यू। ठीक है, अब की बार जो विद्युत क्षेत्र है वो असमान है, मतलब उसका परिमाण भी बदल सकता है और दिशा भी बदल सकती है। क्लियर है? तो अब की बार पिछला जैसा कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। पहले पिछली बार जो बल लग रहे थे, कुल बल जीरो लग रहे थे बेटा, इस पे कुल बल जीरो लग रहा था, लेकिन रोटेशनल इफेक्ट आ रहा था। क्यों रोटेशनल इफेक्ट आ रहा था? क्योंकि दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं थी उनके बीच में कुछ दूरी थी। क्लियर है? इस वजह से वो अपने को बलाघूर्ण दिखा रहे थे। लेकिन इस वाले कंडीशन में तो कुल बल ही जीरो नहीं है सर, यहां पे कुल बल भी जीरो नहीं है। कुल बल कितना है? अशून्य है। टॉर्क का भी नहीं बोल सकते, टॉर्क लगेगा लेकिन अपन उसका मान नहीं बता पाएंगे ना, ई की दिशा ही नहीं पता अपने को, ई का परिमाण नहीं पता दोनों तरफ। क्लियर है कि ये बात? भाई यहां पे हो सकता है, मान लो यहां पे मान लीजिए E1 है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र कितना, अगर E1 है तो बल कितना होगा बेटा? मान लो यहां पे विद्युत क्षेत्र की दिशा है इस दिशा में, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, और यहां पे हो सकता है सर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र हो। दिशा कोई भी हो सकती है, परिमाण भी कोई भी हो सकता है। क्लियर है क्या ये बात सभी को? मान लो यहां पे सर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में आ गया, क्योंकि असमान दे रखा है ना अपने को, तो ऐसा भी हो सकता है सर समान दिशा में हो तो क्या होगा?
मान लो सर समान दिशा में है, तो इधर कितना आएगा सर ई क्यू ई वन। मान लो केवल दिशा तो समान है लेकिन परिमाण बदल रहा है, इधर बल कितना आएगा सर Q इंटू ई टू। क्लियर है ये बात? क्लियर हुई क्या बेटा बात? तो यहां से कुल परिणामी बल कितना आ गया इस पे, इस वाले केस में परिणामी बल कितना आ गया, परिणामी कुल बल या परिणामी बल द्विध्रुव पर, द्विध्रुव पर परिणामी बल अशून्य मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा अब की बार। द्विध्रुव पर परिणामी बल क्या होगा बेटा, अशून्य होगा। क्लियर है ये बात? क्लियर है कि ये बात? अगर असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रख दिया हो तो हमेशा द्विध्रुव पर परिणामी बल कितना रहेगा बेटा, जीरो रहे, नॉन जीरो रहेगा, नॉन जीरो रहेगा। क्लियर है? दूसरी बात, क्या टॉर्क जीरो होगा? नहीं, बलाघूर्ण भी अशून्य होगा। बलाघूर्ण का मान भी कितना होगा बेटा, बलाघूर्ण का मान भी अशून्य होगा, नॉन जीरो, दोनों ही चीजें जीरो नहीं होगी। तो डायरेक्ट थ्योरेटिकल सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर विद्युत द्विध्रुव को अगर हम लोग असमान विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस कंडीशन में क्या होगा, बलाघूर्ण का मान भी नॉन जीरो रहेगा और साथ में परिणामी बल का मान भी नॉन जीरो रहेगा। दोनों बातों को अपने को ध्यान में रखना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? चलिए समझ में आई ये बात। क्यू ई वन इधर की तरफ है, क्यू ई टू। सर ये दिशा आपने ये लिए, दिशा अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है, इधर की तरफ भी हो सकती है बेटा, कैसे भी हो सकती है दिशा, किसी तरह से भी हो सकती है। ठीक है, इसको लेकर अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा, पिछले 10 सालों में बेटा बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, नीट में भी सेलेक्ट हुए हैं बेटा, जेई में भी सेलेक्ट हुए हैं। तो आप लोग बेटा भरोसा रखिए इस चीज का। सबसे पहली क्लास में आपको यह बताया गया था बेटा, भरोसा रखिए, ट्रस्ट कीजिए आपके सिस्टम पर, है ना, आपके सिस्टम पे ट्रस्ट कीजिए, आपकी प्रोसेस पे ट्रस्ट कीजिए। ये पीडब्ल्यू एक बहुत अच्छा रिस्पेक्टेड प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी अगर पढ़ा रहा है फैकल्टी तो वो बहुत जेन्युइन है, बहुत हार्ड वर्किंग है और बहुत सारे क्रेडेंशियल्स लेके बैठा है। ठीक है, तो उसके बारे में किसी को भी अलग से बताने की बेटा जरूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? चलिए चलिए आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चंस बनेंगे बेटा, क्वेश्चंस बनेंगे अपने पास, क्वेश्चंस बनेंगे। आप लोग पहले प्रैक्टिस कीजिए, क्लास नोट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे उनके सॉल्यूशन देख के उनकी प्रोसेस समझिए, उसके बाद वापस से रिपीट कीजिए। ये जो हमारी लर्निंग की प्रोसेस यही होती है, एक बार अपने को सीखनी पड़ती है चीजें कि कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही है, किस तरह से टाइप्स क्वेश्चन अपन से पूछे जाते हैं, किस तरह से उनकी लैंग्वेज को अपन समझा जाता है। क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोसेस में 3 से 4 चीजें जरूरी होती है। पहले तो जो सवाल दे रखा है अपने को उसकी लैंग्वेज को पूरी तरह समझना, उसमें जो दे रखा है उसके हिसाब से अपने को डायग्राम बनाना आना चाहिए। फिर उसमें जिन चीजों की रिक्वायरमेंट है, जिन कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट है, वो कॉन्सेप्ट अपने को आने चाहिए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद सही कैलकुलेशन अपनी होनी चाहिए। उसके बाद जो ऑप्शन दे रखे हैं वहां तक मैच भी करवाना है अपने को। तो ये टोटल 5 स्टेप की प्रोसेस होगी। इन स्टेप में से एक भी स्टेप अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया तो अपना आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 5 स्टेप को अपने को सॉलिड करना है और कर लोगे आप लोग। जितनी ज्यादा हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा बार उनको रिपीट करेंगे ना, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ज्यादा बार रिपीट करो। क्लियर है? तो उन कॉन्सेप्ट पे आपकी पकड़ बनेगी बेटा। क्लियर है ये बात? ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है, तो इस बात का सभी बच्चों को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, बहुत बच्चे सेलेक्ट हो गए। वो तो मैंने बलाघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण, बलाघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण में क्या अंतर है? द्विध्रुव आघूर्ण तो क्या होता है, P बराबर Q इंटू 2A, ये तो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बलाघूर्ण क्या होता है? बलाघूर्ण होता है बेटा P क्रॉस E का मान। P क्रॉस E का मान क्या होता है? बलाघूर्ण होता है, मतलब इसका परिमाण P गुणा E इंटू साइन थीटा, ये होता है। दोनों अलग अलग चीजें, बहुत अलग अलग चीजें दोनों, है ना। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस करते हैं, है ना। चलिए आ जाइए, आ जाइए, चलिए इधर आइए। अगले पेज पे आते हैं। क्या होगा इस कंडीशन में? क्या दिया हुआ है?
क्या है ये सवाल, सभी लोग सोल्व करिए, सोल्व करिए सभी लोग, ट्राई कीजिए बेटा। बढ़िया बढ़िया। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटे लगने लगे तो समझ लेना जीत का जुनून सर पर सवार है। अरे बढ़िया, आप सभी लोगों पर जीत का जुनून सवार है, मुझे पता है ये बात। और सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, हमारे सारे टाइगर्स एकदम जबरदस्त जोश के साथ, बढ़िया एकदम जोरदार। चलिए आंसर बताइए इसका, क्या दिया हुआ है, समझे सवाल को। सर, एक बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र में रखा गया एक विद्युत द्विध्रुव कभी भी शून्य परिणामी बल का अनुभव नहीं कर सकता। बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, देखो काम की बात क्या है यहां पे, बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, ये लाइन बड़ी काम की है। बिंदु आवेश का कारण विद्युत क्षेत्र असमान होता है या एक समान होता है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो सर विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र हमने बनाया था, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वैल्यू याद की हुई है अपन ने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसके कारण होता है, बिंदु आवेश के कारण। मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है, क्लियर है। दूसरी बात है सर, दिशा भी अलग अलग होती है, हर एक स्थानों पर एक समान विद्युत क्षेत्र नहीं होता। अगर हम लोग डायग्राम बनाएं, विद्युत क्षेत्र कैसा मिलता है सर अपने को, बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश रखा हुआ बेटा प्लस क्यू मान लो, प्लस क्यू बिंदु आवेश है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनाई थी अपन ने, इसके कारण बेटा विद्युत क्षेत्र की रेखाएं बनाई थी हमने, हर दिशा में इस तरह से जाती है। सर ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं, समझ में आएगी बेटा, ठीक है सर। अब यहां पे कभी भी इस पर परिणामी बल शून्य नहीं हो सकता, आप चाहे जैसे इसको रख के देख लो, किसको, विद्युत द्विध्रुव को। सर ऐसे रख के देखें, चलिए द्विध्रुव लिया अपन ने, ये एक द्विध्रुव लिया इस द्विध्रुव को रख लेते हैं सर। बताइए सर, ये द्विध्रुव रख दिया अपन ने यहां पे, ये एक द्विध्रुव रख दिया। देखो बेटा इस पर बल की दिशा कैसे निकाले सर, बल निकालो इस पे, देखो बल निकाला अपन ने। सर ये माइनस क्यू है नीचे वाला, ये तो माइनस क्यू है, और ये वाला क्या हो गया सर, प्लस क्यू हो गया। माइनस क्यू और प्लस क्यू है ये, माइनस क्यू और प्लस क्यू है ये, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू पे सर इसकी वजह से बल कहां लगेगा, अंदर की तरफ खींचेगा ना, तो इस पे बल यहां लग रहा है, देखो ध्यान से। सर इस पे बल की दिशा लग रही है, दूसरे कलर से बनाऊं मैं, सर इस पे बल लग रहा है इधर की तरफ, इस पे बल लग रहा है इधर की तरफ, देख लो ध्यान से। इसका मान कितना है सर, Q गुना E, ठीक है। और इस वाले ऊपर वाले पर बल कहां लग रहा है, ऊपर वाले पर बल लगेगा इधर की तरफ, ये बल लगेगा इधर की तरफ, Q गुना E। देखो क्या दोनों की दिशाएं विपरीत है, नहीं है। अगर दोनों की दिशाएं विपरीत होगी तभी तो बल जीरो होता, इनके बीच में तो 180 डिग्री का कोण नहीं है, तो कुल बल यहां पे अशून्य रहेगा, क्लियर है। और कोई सा कॉम्बिनेशन देख लो सर, इसको सीधे सीधे रख दिया मान लो ऐसे, सर द्विध्रुव को ऐसे रख दिया अपन ने, ऐसे रख दिया मान लो अलग तरीके से, ये कुछ इस तरह से रख दिया अपन द्विध्रुव को, ये ऐसे रख दिया सर। अब बताइए कुल बल कितना होगा। अब देखो यहां पे कुल बल निकालें, यहां पे कुल बल लिखते हैं सर। इस पे कुल बल की जो वैल्यू है, इस वाले पॉइंट पे कुल बल कितना है सर, इस वाले पॉइंट पे माइनस क्यू है, माइनस क्यू है, इस वाले पे प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण बल कहां लगेगा सर, इधर की तरफ। कितना बल लगेगा सर, Q इंटू E2, और यहां पे बल कितना लगेगा सर, अंदर की तरफ, Q इंटू E1। और E1 और E2 का मान अलग अलग रहेगा। अलग अलग क्यों रहेगा, क्योंकि गुरुजी दूरी अलग अलग हो गई ना, दूरी अलग अलग हो गई तो बल का मान क्या हो गया बेटा, अलग अलग हो गया। देख लो तो QE1 और QE2 कैंसिल हो ही नहीं सकता, क्लियर है ये बात। यहां पे भी कैंसिल नहीं हो सकता, यहां पे भी कैंसिल नहीं हो सकता। और चाहे जैसे आप इसको घुमा के रख लो इसमें, क्योंकि ये कैसा विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र है। कैसा विद्युत क्षेत्र है, असमान विद्युत क्षेत्र। तो ये वाली लाइन अपने काम की है, ये वाली लाइन काम की है। ये कैसा विद्युत क्षेत्र हो गया बेटा, असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र। और असमान विद्युत क्षेत्र में कुल बल हमेशा क्या होता है बेटा, नॉन जीरो होता है, अशून्य होता है।
क्लियर है क्या ये बात? कभी भी शून्य परिणामी नहीं हो सकता। पहली लाइन क्या हो गई? सही हो गई, सही हो गई। दूसरी बात, एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र, अरे ये तो इसी बात को तो लिखा है इन्होंने, विद्युत क्षेत्र असमान होता है, मतलब दोनों ही उत्तर क्या है? सही है ना। अब यहां पे तो इन्होंने कथन एक सत्य है और कथन दो सत्य है, दोनों ही सही हो गए। क्या ये सही एक्सप्लेनेशन भी है? वैसे ये सही एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन यहां पे उस तरह का ऑप्शन नहीं दे रखा होता। अगर वो दे रखा होता, क्या कथन दो कथन एक को की व्याख्या करता है, अगर ऐसा पूछ लेते तो वो भी सही हो जाता। इस तरह के सवाल पूछे जाते नीट में अपन से, है ना, कथन कारण वाले। हाँ, इनको भी, इनकी प्रैक्टिस अपन साथ में करते रहेंगे। क्लियर है बेटा? बिल्कुल बेटा। हाँ बेटा, 11th रिपीट होगी आपकी 12th कंप्लीट होने के बाद। तो अभी 12th पे फोकस करो, बिल्कुल पूरी तरह से आपका ध्यान बेटा इधर की तरफ होना चाहिए। वेरी गुड, आ जाइए सभी लोग। ठीक है, तो कथन एक कथन दो दोनों सत्य हो गए। कथन एक कथन दो दोनों सत्य हो गए। यहां पे कितने बच्चों ने सही किया देखते हैं। वेरी गुड बेटा, 54% बच्चे। अंशुमान राठौड़, रिचा पटेल, सादिया खान, वकार हाशमी, तारेश, पुनेश, गुलाब शाह। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। क्लियर है ये बात? समझ में आई सभी बच्चों को? ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया बेटा, जो आपका पहले का वाला सिलेबस है वही एज इट इज है। कहां तक? कूलाम के नियम तक आएगा। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। चलिए चलिए ये सवाल करते हैं, एक सवाल और करते हैं, चलिए सोल्व करते हैं। स्टार्ट करिए सभी बच्चे, सोल्व करिए बेटा। टेस्ट सिलेबस आपका क्या है सर? विद्युत आवेश के गुणधर्म आएंगे, कूलाम का नियम आएगा, कुल बल निकालना आएगा। ठीक है, कूलाम के बल का नियम का सदिश रूप आ सकता है। कूलाम के नियम तक आएगा, विद्युत क्षेत्र वाला पोर्शन नहीं आएगा, है ना। विद्युत क्षेत्र से पहले वाला कूलाम के नियम तक आएगा, कूलाम के नियम तक Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर तक आएगा। ठीक है, चलिए आंसर बता दीजिए मेरे को, क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? क्या आंसर आएगा? क्या क्या दे रखा है पहले उसे लिख लो, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। क्या दे रखा है सर? तीव्रता दे रखी है, कोण दे रखा है थीटा, अच्छा बलाघूर्ण दे रखा है, बलाघूर्ण दे रखा है। बलाघूर्ण का तो फॉर्मूला अपने को पता है, क्या होता है बलाघूर्ण का फॉर्मूला? बताओ मेरे को सर। बलाघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इंटू ई इंटू साइन थीटा। सही है क्या? कर लिया सभी ने? चलिए अपन सोल्व करना शुरू करते हैं। बलाघूर्ण को क्या लिखेंगे सर? बलाघूर्ण बराबर क्या लिखेंगे सर? P E साइन थीटा। ठीक है, P को क्या लिखेंगे सर? Q इंटू डिस्टेंस, Q इंटू डिस्टेंस लिख सकते हैं यहां पे, Q इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस को आप 2a लिखो, a लिखो, l लिखो, कोई कुछ भी लिख सकते हो। Q इंटू l लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे परेशान तो नहीं हो जाओगे। इंटू E साइन थीटा। थीटा का मान कितना है सर? थीटा का मान है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है ना। और बलाघूर्ण का मान रखेंगे अपन यहाँ पे, तो ये सारे मान रख देते हैं यहाँ पे बलाघूर्ण। तो ये वैल्यू कितनी आई बेटा? देखो बलाघूर्ण का मान कितना है सर? 4 बराबर, ये सारी वैल्यूज रख दो। सभी लोग ध्यान से देखो, नहीं तो कैलकुलेशन फंस जाओगे। क्या निकालना? आवेश Q का मान तो अपने को निकालना ही है। ठीक है सर, दूरी कितनी है सर? 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को सर मीटर में बदल के लिखो, 2 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, E का मान कितना दे रखा है बेटा? E का मान 2 गुणा 10 की घात 5 दे रखा है सर, 2 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, साइन थीटा का मान, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, आप सभी को पता है। क्लियर है कि ये बात? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो यहाँ पे सर, ये 2 से 2 भिड़ गया, ये 2 से 2 उठ गया। ठीक है सर, Q का मान निकालना है, 1 2 से 2 वापस कैंसिल हो जाएगा सर, ये 2 से 2 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहां से Q की वैल्यू कितनी आई गुरुजी? Q की वैल्यू आई, देखो ये सारी वैल्यूज को इधर ले आते हैं अपन उठा के, इन सबको खींच के पकड़ के ले आए, चोटी पकड़ के इधर की तरफ ले आए। तो Q बराबर क्या मिला अपने को? देखो सर, 2 तो यहां पे पहले से है, ठीक है, गुणा ये वैल्यू कितनी है सर? 2 की घात -2 गुणा 2 की घात 10 की घात -2 गुणा 10 की घात 5, तो 10 की घात 3 बचा है यहां पे। अगले स्टेप में बताओ सर,
देखो 2 बराबर Q गुणा 10 की घात 3 माइनस 2 और 5 कितना हो गया 3, तो Q का मान कितना आ गया बेटा 2 गुणा 10 की घात -3। सही है क्या? मतलब क्या निकाला हमने, आवेश निकाला ना, कूलाम यूनि मात्रक होगा, लेकिन 10 की घात -3 को आप लोग क्या लिख सकते हो, मिली लिख सकते हो, मिली लिख सकते हो। कैसे पता चला सर? ऑप्शन देख के, ऑप्शन देख के पता चला कि मिली में आंसर दे रखा है। क्लियर है ये बात? क्लियर है। चलिए तो आ जाइए आंसर कितना आ गया बेटा यहां पे आंसर, आंसर 10 की घात -3 को अपन ने क्या लिख दिया, 10 की घात -3 को क्या लिख दिया, मिली। ठीक है, तो Q का मान कितना हो गया बेटा, Q बराबर 2 मिली कूलाम, 2 मिली कूलाम। मिली कूलाम को MC लिखते हैं अपन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 मिली कूलाम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। देखते कितने बच्चों का आंसर आया। वेरी गुड बेटा। तौसिफ, अजय, इशरत, सादिया, ऐश्वी, नंदिनी, राज, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चों ने गड़बड़ कर दी क्या, ऐसा लग रहा है कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, 8 ले आए, कोई बात नहीं, अभी समझ में आया ना। देखो कैलकुलेशन को बहुत सावधानी से करना है अपने को, क्या दिया है, क्या क्या दिया है उसे लिखो, बिल्कुल लिखो बेटा। देखो सारी चीजें अगर अपन लिखने लगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं आपको लिखने समझाने के लिए लिख के बता दूंगा, लेकिन सारी चीजों को अपन लिख के करेंगे तो ऐसे कितनी देर में अपन क्वेश्चन कर पाएंगे फिर, है ना। फिर भी मैं लिख के बता देता हूं आपको साथ में। क्या दे रखा है सर, ई का मान दे रखा है, ई का मान साइड में लिख दो गुरुजी, लो लिख दिया। ई का मान क्या दे रखा है बेटा, ई दे रखा है अपने को, ई बराबर क्या दे रखा है, 2 गुणा 10 की घात 5, 2 गुणा 10 की घात 5। ठीक है, और क्या दे रखा है, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। टॉर्क का मान दे रखा है टाउ, बलागुण का मान 4 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन पर कूलाम। और क्या दे रखा है अपने को, द्विध्रुव की लंबाई दे रखी है, एल का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसको बदल के क्या लिख लिया अपन ने सर, 2 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये सारे मान यहां पर प्रतिस्थापित किए, देख लो, कोई बात नहीं, देख लो, समझ में आ गया अभी, अभी क्लियर है बेटा, अभी क्लियर है ना, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। सर जो 10 की घात पावर 3 है उस साइड जाके भाग नहीं होगा, भाग हुआ जब भी तो 10 की घात -3 आया बेटा, यहां पे भाग हुआ है तभी तो ये 10 की घात -3 लिखा है अपन ने, है ना, ये लिख दिया बेटा अपन ने। 10 की घात 3 है वो उस साइड जाके भाग हो गया। ओ भैया देखो, अरे नजर कहां है आप लोगों की, इधर देखिए सभी लोग, ये 10 की घात 3 था ना, यहां पे 10 की घात -3 लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, 10 की घात -3 हो गया ना, इधर जाके भाग हुआ तभी तो 10 की घात -3 आया बेटा। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ते हैं। वैभव ठीक है बेटा, चलिए हाँ, पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से आ जाइए, आ जाइए, पढ़ोगे तब सिलेक्शन होगा, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा यहां पे भी, ऐसा नहीं है पढ़ना नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो बेटा पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। चलिए आ जाइए वापस से, चलिए समझ में आई कि ये सारी बातें, ठीक है सर, आगे समझ में। चलिए अब आगे की कुछ बात और समझते हैं बेटा। क्षेत्रफल सदिश या एरिया वेक्टर, अभी तक हमने क्षेत्रफल को समझा था कि क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, अलग अलग क्षेत्रफलों के सूत्र अपन ने पढ़े। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में अब से अपन क्षेत्रफल को सदिश रूप में लिखना सीखेंगे, वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखेंगे, मतलब इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। क्या है ये, क्षेत्रफल सदिश, एक नया नाम हमने इसको दे दिया एरिया वेक्टर। मतलब इसका सर परिमाण भी होगा, परिमाण तो क्या होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। दिशा क्या होगी, दिशा होगी बेटा क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में। जैसे ये मान लीजिए सरफेस है, ये सतह है, तो इस सतह के लंबवत दिशा में क्षेत्रफल की दिशा रहेगी, क्षेत्रफल सदिश की दिशा रहेगी। तो क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश होता है जिसमें परिमाण भी हो और उसकी दिशा भी हो साथ में। क्लियर है ये बात? दोनों चीजों को अपन साथ में लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपना क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा, क्षेत्रफल सदिश हो जाएगा। मतलब सर, मतलब थोड़ा और समझते हैं, देखो इसमें क्या होता है,
सॉरी, क्षेत्रफल सदिश में क्या होगा बेटा, क्षेत्रफल को हम सदिश राशि की तरह मानेंगे, तो क्षेत्रफल सदिश का परिमाण भी होगा, और दिशा भी होगी। सदिश है ना, सदिश में दो चीजें होती है, एक तो परिमाण होता है, एक दिशा होती है। परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी। दिशा कौन सी होगी सर, क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल के लंबवत ली जाती है। क्षेत्रफल या सतह के लंबवत होती है, लंबवत ली जाती है। अब यहां पे सतह भी दो तरह की होती है बेटा, एक तो होती है ओपन सरफेस मतलब खुली सतह, और एक तो क्लोज सरफेस बंद सतह। बंद सतह मतलब 3 डायमेंशन 3D में जो बंद सतह होती है, डब्बा होता है, जैसे गोला हो गया, डब्बा हो गया, बॉक्स हो गया, घनाभाकार बॉक्स हो गया, घनाकार बॉक्स हो गया, ठीक है, शंकु हो गया, ये सब क्या है, बंद सतह है। और खुली सतह मतलब एक प्लेट हो गई, डिस्क हो गई, चक्की हो गई, ये सब क्या है, खुली सतह है। तो दो तरह की सतह हो गई अपने पास, कौन कौन सी सर, खुली सतह। सतह कौन कौन सी अपने पास सर, सतह दो तरह की हो गई, सतह या सरफेस। सतह को क्या बोलते हैं अपन, सरफेस बोलते हैं। सरफेस अपनी दो तरह की होगी, कौन कौन सी बेटा, बंद सतह, खुली सतह। पहला है खुली सतह, पहला है कौन सा है बेटा, खुली सतह। खुली सतह, ओपन सरफेस। ओपन सरफेस क्या होती है, जैसे चकती है। दूसरी है बंद सतह। बंद सतह मतलब जो पैक हो, पैक मतलब डब्बा हो। डब्बा कैसा हो, गोलाकार हो सकता है सर, घनाभाकार हो सकता है डब्बा, क्लोज्ड सरफेस। तो इन दोनों में अलग अलग तरीके से हम लोग क्षेत्रफल की दिशा लेते हैं। तो मान लीजिए अगर खुली सतह अपने को दे रखी है, तो खुली सतह में क्षेत्रफल की दिशा दो हो सकती है, दो हो सकती है लंबवत दिशा। कैसे सर, दो कैसे होगी, जैसे मान लो ये है, ये कोई सतह मान लेते हैं, है ना, तो एक दिशा तो ये वाली होगी ऊपर की तरफ, दूसरी दिशा क्या होगी, नीचे की तरफ होगी बेटा। क्लियर है कि ये बात, जैसे और कोई ये लो मोबाइल देख लो, ये एक तो दिशा ये होगी ऊपर की तरफ, ये क्षेत्रफल है, प्लेट है ये मान लो, है ना, और इसके लंबवत दिशा एक ये हो सकती है सर, हाँ एक ये हो गई, दूसरी लंबवत नीचे की तरफ हो सकती है। तो यहां पे दो दिशाएं संभव है, एक ऊपर की तरफ संभव है, दूसरी नीचे की तरफ संभव है। कौन सी सतह, इस खुली सतह के कारण अपन बात कर रहे हैं, इस खुली सतह के कारण बात करें। क्लियर हुई कि ये बात, इसको ध्यान रखना है। तो खुली सतह में, खुली सतह जैसे होती है, खुली सतह कौन सी हुई सर, ये खुली सतह है, ये मान लो इस तरह से खुली सतह है। ये खुली सतह बेटा, इसके लंबवत दो दिशाएं संभव हो जाएंगी। कौन कौन सी सर, ये भी हो सकती है और दूसरी ये वाली भी हो सकती है। ये दो क्षेत्रफल की दिशाएं संभव है। ये खुली सतह है तो यहां पे क्षेत्रफल की दोनों दिशाएं संभव है, ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ये क्या है सदिश ए की दिशा, ये भी सदिश ए की दिशा हो सकती है। तो यहां पे खुली सतह में क्या बोलेंगे सर, क्षेत्रफल सदिश की, क्षेत्रफल सदिश की दो दिशाएं संभव है, दो दिशाएं संभव है, दो दिशाएं संभव है और दोनों सही है।
कौन कौन सी हो सकती है सर? ऊपर की तरफ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ लंबवत, या फिर या नीचे की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। दोनों ही आंसर अपने सही माने जाएंगे। कब? जब क्षेत्रफल की बात कर रहे हो, खुली सतह की बात कर रहे हो अपन। क्लियर है ये बात? ठीक है। लेकिन सर अगर बंद सतह की बात करें, बंद सतह मतलब डब्बा हो गया, बंद सतह मतलब घन हो गया, घनाभ हो गया। जैसे ये बंद सतह है, ये बंद सतह है सर, ये बंद सतह है मान लो। देखिए सभी लोग ध्यान से, ये क्या है? बंद सतह दे रखी है अपने को। तो बंद सतह में बताओ दिशा कैसी रहेगी? बंद सतह में कैसे निकालेंगे सर? बंद सतह में ये सारी दिशा कैसी होगी? बाहर की तरफ। बंद सतह के लिए दिशा क्या होगी? क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा बाहर की तरफ होगी, सतह से बाहर की तरफ होगी, सतह से बाहर की तरफ। किसकी दिशा ले रहे हैं अपन? क्षेत्रफल सदिश की दिशा, क्षेत्रफल सदिश की दिशा कहां होगी बेटा? सतह से हमेशा बाहर की तरफ होगी, सतह से बाहर की तरफ होगी। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखना है। तो ये मान लीजिए बंद सतह है, क्या दे रखा है? घन दे रखा है, डब्बा दे रखा है अपने को। तो डब्बे के बाहर की तरफ रहेगी, मतलब सर यहां पे क्षेत्रफल इस सतह पे इस तरह से रहेगा, यहां पे इस वाली सतह पे यहां रहेगा, ठीक है। नीचे वाली सतह पे ऐसे कहीं बनाएंगे अपन। क्लियर है? इस वाली सतह पे कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर है? तो सतह से बाहर की तरफ मानी जाएगी। तो जब भी बंद सतह अपने को दे रखी होगी, तो बंद सतह में हमेशा क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत बाहर की तरफ होगी। सतह से बाहर की तरफ कौन सी दिशा है सर? लंबवत दिशा। कौन सी दिशा है ये? लंबवत दिशा, सतह के लंबवत, सतह के लंबवत। यहां पे भी सतह के लंबवत है, यहां पे भी सतह के लंबवत है, दो दिशाएं लंबवत, सतह के लंबवत। यहां पे तो दो दिशाएं संभव है, ऊपर भी हो सकती है, नीचे की तरफ भी हो सकती है। लेकिन अगर सतह बंद है तो हमेशा बाहर की तरफ वाली दिशा को क्या मानेंगे? सदिश की, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। ठीक है, मतलब बाहर की दिशा को धनात्मक माना जाएगा। सर अंदर की तरफ क्या हो जाएगी फिर? ऋणात्मक दिशा। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? इस तरह से अपने को ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है बेटा? क्लियर है सर? ठीक है, तो सतह की दिशा निकालना आ गया क्या? मान लो यहां पे अपने को डब्बा, इस डब्बे की जगह ये दे रखा है सर, क्या दे रखा है? स्फेयर दे रखा है अपने को। स्फेयर के लिए बताओ दिशा क्या होगी? सर ये स्फेयर दे रखा है, मान लो ये कुछ इस तरह का अपने को स्फेयर दे रखा है, इसके लिए बताओ क्या होगी? इसके लिए क्या होगी बेटा? क्षेत्रफल सदिश की दिशा सतह के लंबवत बाहर की तरफ। मतलब सर दिशा कहां हो गई? दिशा होगी बेटा इसके लिए बाहर की तरफ। ये क्षेत्र किसकी दिशा है? ये क्षेत्रफल सदिश की दिशा है यहां पे हर सतह के लिए, है ना। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है ना। यहां पे कैसी होगी बेटा? यहां पे बाहर की तरफ बना दो सर, ये बाहर की तरफ, इधर हर पॉइंट पे बाहर की तरफ होगी। क्लियर है क्या? सतह के लंबवत बाहर की तरफ। समझ में आई बेटा? ठीक है, चलिए आ जाइए, आ जाइए सभी लोग। तो ये दोनों चीजें अपने को ध्यान में रखनी है, काम आएगी अपने फ्लक्स के निकालने में। बेटा क्षेत्रफल सदिश नहीं जानोगे तो वो चीज समझ ही नहीं पाओगे। आप लोग बुक के हिसाब से मत फॉलो करो, अपन नीट 12th नीट का साथ में सिलेबस करवा रहे हैं, है ना। आप सर ये टॉपिक बुक में नहीं है, ये नहीं है। अरे बेटा आप जब तक भरोसा ही नहीं करोगे टीचर पे, ये सारी चीजें ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही पढ़ाई जा रही है। आप लोगों के लिए काम आने वाली है, जो चीजें काम आने वाली है वही करवाई जा रही है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में अपने को सिलेबस भी खत्म करना है, और फिर भी अगर ये चीज करवाई जा रही है मतलब इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये चीज काम आएगी। अभी अगले टॉपिक में आप क्या बोलते हैं, हम लोग गाउस का नियम समझेंगे, वहां पे क्षेत्रफल सदिश के बारे में नहीं पता होगा तो कैसे समझेंगे, इसलिए करवाई जा रही है। ठीक है, तो पहले आप लोग भरोसा रखिए चीजों पे। आप लोग ऐसे छोटे छोटे से सवाल लेके आएंगे फालतू तो कैसे चल पाएगा, फिर पढ़ाई में मन ही नहीं लेगा। ठीक है, चलिए आ जाइए।
बुक से नहीं पढ़ाया जाता बेटा, कंटेंट होता है हमारा पूरा फिक्स, उस पूरे कंटेंट को कवर करवाया जाता है। सर क्या टेस्ट में सारे सब्जेक्ट का होगा? हाँ बेटा, सारी टाइमिंग वगैरह सारी चीजें आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, चलिए आ जाइए आ जाइए। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा निकालना बेटा आ गया अपने को। ठीक है, तो क्षेत्रफल सदिश का मान क्या होता है भाई? क्षेत्रफल का वो जो सतह है उसका क्षेत्रफल तो उसका परिमाण हो गया, और उसके लंबवत डायरेक्शन में क्या करेंगे? एकांक सदिश ले लेंगे, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश पता है? हाँ, दिशा निकालने के काम आता है, उसका अपन यूज भी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो क्या होता है देखो, अब अपन निकालने जा रहे हैं बेटा विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स या फिर सॉरी सॉरी विद्युत फ्लक्स, या फिर क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपन? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स? क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है बेटा किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या, उसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत फ्लक्स बोला जाता है। मतलब कोई क्षेत्रफल है, कोई स्थान है स्पेस में, कोई जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से सर कितनी रेखाएं गुजर रही है? कौन सी रेखाएं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, और उसी को क्या बोलते हैं अपन? विद्युत फ्लक्स बोलते हैं। मतलब ये सर कि किसी एकांक क्षेत्र, किसी दिए गए क्षेत्रफल से जितनी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वहां से गुजरेगी, उन्हें ही हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो ये नई भौतिक राशि है अपने लिए, नई भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है। मतलब सर, मतलब इसका यूनिट भी होगा, बिल्कुल मात्रक भी होगा, इसकी विमाएं भी होगी, तो वो भी ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्या? बिल्कुल ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स होता है किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वो किसको प्रदर्शित करेगी? संख्या विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। संख्या विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को हम किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? फाई। ये फाई चिन्ह है। फाई मतलब जीरो बना के उसको काट दो बीच में से, जीरो बना के उसको काट दो बीच में से। विद्युत क्षेत्र की, किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है, विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करती है। और इसका मान कितना होता है सर? स्केलर क्वांटिटी होती है ये क्या है? ये अदिश राशि है। यह कैसी राशि बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब इसकी दिशा नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा बेटा? परिमाण होगा। कैसी राशि है ये? सर अदिश राशि है विद्युत फ्लक्स। कैसी राशि बेटा? अदिश राशि है। क्या होता है विद्युत फ्लक्स का सूत्र? विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बेटा? विद्युत फ्लक्स का सूत्र अपन विद्युत क्षेत्र के रूप में लिखते हैं। एरिया वेक्टर काम आएगा यहां पे। अभी क्या लिखेंगे बेटा? फाई का मान, फाई का मान अपन लिखते हैं ई डॉट डी ए। क्या लिखेंगे? विद्युत फ्लक्स बराबर क्या इधर लिख दे, क्या इधर लिख देते हैं, चलिए। विद्युत फ्लक्स बराबर, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर मतलब सर ये है, मान लीजिए ये कोई क्षेत्रफल हमने ले लिया, ये कोई क्षेत्रफल हमने लिया है ना, और इसके लंबवत ये दिशा है। ये क्या है बेटा? डी ए वेक्टर की दिशा है। ये वेक्टर डी ए है, ठीक है, ये वेक्टर डी है। और विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है सर? विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है। कौन सी दिशा में माना है अपन ने? मान लो इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है। ये विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, ठीक है सर। ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र हो गया बेटा। कितना है इसका परिमाण? इसका परिमाण मान लो ई है, ठीक है। तो यहां पे इनके बीच का मान लो एंगल है थीटा। क्लियर हुई कि ये बात? तो इसको प्रदर्शित कैसे किया जाता है सर?
इसको लिखा जाता है, ध्यान से देखिए सभी बच्चे, ध्यान से देखिए बेटा, फाई का जो मान लिखेंगे अपन, सर इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, फ्लक्स का मान हो जाएगा, देखो ध्यान से सभी लोग ध्यान से देखिए, इसको कैसे लिखेंगे सर, फ्लक्स बराबर विद्युत फ्लक्स फाई बराबर, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना होगा बेटा, इसका मान होगा समाकलन ई डॉट डी ए, समाकलन ई डॉट डी ए लिखा जाएगा यहां पे, समाकलन ई डॉट डी ए अपन लिखेंगे, क्लियर है। और अगर ई का मान एक समान है तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, यदि ई एक समान है तो ई डॉट ए लिखा जा सकता है, इसको ई डॉट डेल्टा ए लिख सकते हैं, ई डॉट एस ए लिख सकते हैं, इसको एस के रूप में लिख लें क्या, क्षेत्रफल को अपन एस लिख लेते हैं, है ना, एस लिखना सही रहेगा, एस सदिश ले लेते हैं यहां पे, एस वाला सदिश ले लिया अपन ने यहां पे, ये क्या है सर, डीएस, ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश, ये छोटा सा एलिमेंट है डीएस, ये छोटा सा एलिमेंट है बेटा डीएस, ठीक है, तो ई डॉट डीएस लिखा जाता है इसको, ई डॉट डीएस, ठीक है। और यदि ई एक समान है, ई एक समान है तो ई को हमने समाकलन के बाहर ले लिया, ई को हमने एक समाकलन के बाहर ले लिया, ये कब लगेगा, जब ई एक समान हो, इसको नीचे अलग से लिख दूं मैं, यदि ई एक समान हो, यदि सर ई एक समान अपन ले लेते हैं, ई डॉट डेल्टा एस हो जाता है, कब, यदि ई एक समान हो, विद्युत क्षेत्र क्या है बेटा, एक समान है, क्लियर है। तो इस बात को अपने को ध्यान में रखना है, इस बात को अपने को ध्यान में रखना है, विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ई डॉट डीएस का समाकलन इंटीग्रेशन, और अगर ई का मान एक समान है तो ये समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो फाइनल क्या हो गया अपने पास, ई डॉट डेल्टा एस आ गया सर, डेल्टा एस क्या है यहां पे, क्षेत्रफल सदिश है, डेल्टा एस क्या है यहां पे, क्षेत्रफल सदिश है, क्या है बेटा यहां पे, डेल्टा एस क्या है, पूरे सरफेस का जो क्षेत्रफल सदिश है उसको हमने किससे प्रदर्शित किया है, डेल्टा एस से प्रदर्शित किया है, क्लियर है क्या, बता दो एक बात ये फाई का मान है, ये फाई का मान है, ये फाई का मान है, और ये जो कंडीशन अपने को दे रखी है, भाई कंडीशन कौन सी दे रखी है सर, यहां पे विद्युत क्षेत्र अगर कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, एक ही दिशा में क्षेत्र, परिमाण भी नियत है, तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं सर, इसी को कोस थीटा के रूप में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं अपन, इसको क्या लिख सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट को ई डेल्टा एस कोस थीटा, अदिश गुणन का मान क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है, तो यहां पे ई डेल्टा एस कोस थीटा इसको लिखा जा सकता है, सर यहां पे कितना हो जाएगा सर, ई इंटू डेल्टा एस इंटू कोस थीटा, ये इसका परिमाण हो गया, डेल्टा एस क्या है यहां पे, क्षेत्रफल सदिश का मान, डेल्टा एस क्या है, पूरी सरफेस के लिए क्षेत्रफल सदिश का मान, समझ में आई कि ये बात, इसको ध्यान में रखना है अपने को इसको ध्यान में रखना पूरी सतह के अब यहां पे देखो, यहां पे देखो एक चीज और मैं करने जा रहा हूं सर, यहां पे ये लगा देते हैं बीच में जीरो, समाकलन के चिन्ह के बीच में जीरो लगा देते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रल मतलब पूरी सतह के लिए, पूरी सतह के लिए, ओहो फोन ही गिर गया, कोई बात नहीं, पूरी सतह के लिए क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, पूरी सतह के लिए, इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी सतह के लिए, ये किसको प्रदर्शित कर रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रल, पूरी सतह के लिए इंटीग्रेशन को, इसका मतलब क्या है, ओवर द सरफेस, पूरी सतह का समाकलन, पूरी सतह के लिए समाकलन, पूरी सतह के लिए समाकलन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्या बोला जाएगा, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन, बीच में जीरो जो लगी है ना उससे कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ठीक है क्या, समझ में आई कि ये बात, पूरी सतह के लिए अपन समाकलन कर रहे हैं इसको, तो डेल्टा एस क्या है, ये पूरी सतह का क्षेत्रफल है, देखा जाए तो ये क्या है, पूरी सतह का क्षेत्रफल है इसका, क्लियर है, डेल्टा एस क्या है, ये क्षेत्रफल सदिश है बेटा, ये कौन सा सदिश है बेटा, ये क्षेत्रफल सदिश है,
क्षेत्रफल सदिश। समझ में आई कि ये बात? तो विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम लोग क्या निकालते हैं? विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है सर? पहले क्षेत्रफल सदिश याद करो जो हमने पढ़ा है। अब काम आएगी दिशा, यहां पे दिशा का अब काम आएगा बेटा, है ना? तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है सर? किसी पर्टिकुलर क्षेत्रफल से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजरती है उनकी संख्या किसको प्रदर्शित करेगी? विद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित करेगी। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका है कि E.ds का समाकलन करना है। कैसा समाकलन? क्लोज्ड इंटीग्रेशन, मतलब पूरी सतह के लिए समाकलन करना है। अगर E का मान यूनिफॉर्म हो तो ये फॉर्मूला बदल के कुछ इस तरह से हो जाएगा E.ΔS। E.ΔS को क्या लिखेंगे? थीटा क्या है यहां पे? थीटा क्या है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण। थीटा क्या है बेटा यहां पे? थीटा क्या है? थीटा बराबर, थीटा अपने को क्या दे रखा है सर? यहां थीटा बराबर विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्रफल सदिश कौन सा है? डेल्टा एस के मध्य कोण। इसको ऐसे लिखना है अपने को, ऐसे ध्यान में रखना है। विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल सदिश के मध्य का कोण है बेटा। क्लियर है कि ये बात? क्लियर है सभी लोगों को? तो ये हमने क्या निकाला है? विद्युत फ्लक्स का मान निकाला है। क्लियर है? हां बेटा, बंद परिपथ के लिए होता है। बंद परिपथ के लिए होता है क्लोज्ड इंटीग्रेशन, पूरी सतह के लिए, मतलब बंद सतह के लिए। पूरी जो सतह है ना बंद, उसके लिए अपन बात कर रहे हैं यहां पे, बंद सतह के लिए। हाँ, डेल्टा को डेल भी बोलते हैं। हाँ बोलते हैं बेटा, डेल्टा को शॉर्ट में डेल भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन बता दीजिए बेटा। समाकलन, अवकलन, सदिश, इनके बारे में जानना है तो आपको अर्जुना वाला बैच आपको फ्री मिला हुआ है, वहां पे जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं अपन चैप्टर के बीच में समाकलन लेके बैठ जाएं, समाकलन पढ़ाने लग जाए, 12th का सिलेबस अपना हो नहीं पाएगा उस कंडीशन में, है ना? फिर भी मैं कोशिश करता हूं जो चीजें साथ में आ रही है उनको साथ में एक्सप्लेन करता चलूं, जैसे मैंने पहला गुण के बारे में अभी आपको बताया। क्लियर है ये बात? क्लियर है, चलिए। ठीक है क्या ये चीज? बंद सतह के लिए होता है ये क्लोज्ड। ये जो अपन ने निकाला है विद्युत फ्लक्स, जीरो का मतलब क्या है? ये बंद सतह के लिए लिखा है अपन ने, पूरे एरिया इनक्लोज्ड के लिए लिखा है, बंद सतह के लिए लिखा है बेटा। चलिए, क्लियर हुई क्या ये बात? ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? ठीक है सर, ठीक है क्या? ठीक है, चलिए आ जाइए। ठीक है बेटा। बंद सतह के लिए क्या होगा? ये पूरी सतह के लिए, बंद सतह के लिए, यहां पे ये लिख दो, बंद सतह के लिए समाकलन। इसको अपन बंद लिख लो, ज्यादा और ज्यादा सही हो जाएगा आपके लिए। सर इसको बंद लिख लो, बंद लिख लेते हैं ना, बंद सतह के लिए क्लोज्ड इंटीग्रेशन, है ना? बंद सतह के लिए समाकलन। ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक बहुत काम की बात है। क्या है वो काम की बात? काम की बात यह है सर कि जैसे मान लो देखो, ये सवाल अपने को दे रखा है, करना कैसे है? फ्लक्स का मान निकालना कैसे है? तो अपने को कैसे निकालना है? डॉट प्रोडक्ट करके निकालना है। ई का मान दे रखा होगा, क्षेत्रफल सदिश का मान अपने को दे रखा होगा, तो अपन क्या करेंगे बेटा? डायग्राम में डेल्टा नहीं लिखा, डायग्राम में बेटा डीएस लिखा हुआ है अपन ने, है ना? डीएस लिखा हुआ है ना? डीएस का जो समाकलन डीएस को अपन ने समाकलन करके क्या लिखा है? डेल्टा एस लिखा है। हम डीएस का छोटा अल्पांश मान रहे हैं, डेल्टा एस पूरा क्षेत्रफल है ना? यहां पे अपन ने छोटे से अल्पांश के लिए लिखा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है ना? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आ जाइए, चलिए सवाल सोल्व करते हैं, चलिए सवाल सोल्व करते हैं। बाकी आप लोग भी ट्राई कर लीजिए, अपन सोल्व करते हैं तब तक। क्या क्या दे रखा है? देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है न्यूटन पर कूलाम में, आई कैप, जे कैप, के कैप के रूप में दे रखी, एकांक सदिशों के रूप में दे रखी है अपने को। ठीक है सर, ठीक है। और उसी सतह में 10 आई कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा?
सतह का मान दे रखा है, सरफेस दे रखा है भाई, क्षेत्रफल सदिश दे रखा है अपने को सर, क्षेत्रफल सदिश ई का मान दे रखा है, कितना दे रखा है सर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है सर। एरिया वेक्टर दे रखा है s बराबर कितना दे रखा है सर 10i कैप मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन पर कूलम दे रखी है यूनिट के साथ, ये मीटर स्क्वायर दे रखा है, सही है, ठीक है सर। फ्लक्स निकालना है अपने को, तो सर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है लगा दो, फ्लक्स बराबर फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर कितना हो गया, विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या लिखेंगे बेटा, ई डॉट एस लिख देंगे, ई डॉट एस लिख देंगे, ई डॉट एस लिख देंगे, क्लियर है सर। डेल्टा नहीं लिखा, अरे भैया कोई बात नहीं, एस यहाँ पे इन्होंने एस के रूप में दे रखा है, उस रूप में अपन ने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर कितना आएगा सर, इनका डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, i को i के साथ गुणा करते हैं, j को j के साथ करते हैं, k को k के साथ करते हैं। तरीका क्या होता है, अरे बताइए अदिश गुणन करने का तरीका क्या होता है, i को i के साथ गुणा करते हैं, i को i के साथ गुणा किया तो कितना हो गया सर 2 गुणा 10, 2 गुणा 10, ठीक है, प्लस j के साथ तो यहां पे कोई है ही नहीं, j के साथ क्या है यहां पे तो 3 है, यहां पे j है ही नहीं, मतलब 0 है वहां पे, तो बाकी क्या संख्या क्या होगी, सब 0 होगी, प्लस 0 k वाला भी 0 हो गया, तो आंसर कितना आ गया सर हमारा 2 गुणा 10 20। समझ में आई क्या ये बात, क्लियर हुई बेटा ये बात, क्लियर है। आंसर कितना आ गया अपना 20 आ गया आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर है क्या, चौथा ऑप्शन अपना क्या हो गया बेटा, करेक्ट हो गया, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सही है क्या, ठीक है। कितने बच्चों का सही आया देखते हैं, वेरी गुड 57%। रोहित, राजपुरोहित, सिद्धार्थ, ब्रिजमोहन, मिथिलेश, सागर, तरेश, अंजू, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। टेस्ट में कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पहले कर सकते हो बेटा, कोई भी पहले कर सकते हो। डीएस है एरिया वेक्टर, छोटा सा अल्पांश की बात कर रहे हैं, छोटा सा अल्पांश, अल्पांश वाला क्षेत्रफल है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है चलिए, क्लियर है ये चीज। अब देखो इसका मात्रक तो लिखा ही नहीं अपन ने, मात्रक तो लिखो आप लोग वहां पे सॉरी मात्रक तो लिखो बेटा, पिछली स्लाइड में जाके मात्रक लिख देते हैं वापस इसका। सर मात्रक क्या होगा इसका, देखो ध्यान से, अगर मैं मात्रक की बात करूं सर, यहां पे मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा सर, मात्रक क्या होगा विद्युत फ्लक्स का, तो ऐसा ही मात्रक की बात करें अपन, क्या लिखेंगे बताओ, कैसे लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे सर, देखो ध्यान से, विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, और इसको क्षेत्रफल से गुणा करने मतलब मीटर स्क्वायर, क्लियर है क्या ये बात। तो ये आंसर कितना आ गया सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्या हो गया इसका मात्रक, इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसी को बोला जाता है बेटा बेवर, क्या बोला जाता है, बेवर बोला जाता है फ्लक्स, क्लियर है कि ये बात, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, इसी को क्या बोला जाता है अपने, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को बोला जाता है बेवर, WEBER, फ्लक्स का मात्रक, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो ध्यान में रहेगा ना, न्यूटन, अरे न्यूटन प्रति कूलम क्या है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या है सर, मीटर स्क्वायर, क्लियर है कि ये बात, क्लियर है सर। अब मुझे एक बात बताओ, इसका वो तो लिखो, विमा तो बताओ सर, विमा लिखते हैं इसकी, विमा, विमा फ्लक्स की विमा क्या होगी, विमा बताओ मेरे को फटाफट से, विमा कैसे निकालें सर। देखो न्यूटन की विमा क्या होती है, बल की विमा, बल की विमा लिखो पहले, बल की विमा लिखिए सर, MLT-2, ये बल की विमा हो गई न्यूटन की, ठीक है। मीटर स्क्वायर मतलब L2 हो गया, ठीक है सर, और नीचे क्या आएगा सर,
कूलाम है ना, कूलाम की विमा क्या होती है, कूलाम को क्या लिखते हैं अपन, आई ए इंटू टी, मतलब विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। क्लियर है बेटा? ठीक है, तो विद्युत धारा गुना समय मतलब ए गुना टी, ए गुना टी। तो यहां से इसकी विमा कितनी मिल गई अपने को, यहां से इसकी विमा अगर देखें अपन तो सर इसकी विमा अपने को मिल गई, देखो कितनी मिली बेटा, देखो एम आ गया, एम आ गया सर, एल की घात 3 आ गई, एल की घात 3 आ गई, ठीक है। टी की घात, देखो टी नीचे है एक, -2 ऊपर है, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा सर, टी की घात -3 आ गया, ठीक है। ए की घात कितना होगा, ए भी तो ऊपर जाएगा, तो ए की घात -1 आ गया, तो ये इसका विमीय सूत्र आ गया, या विमा मिल गई अपने को, ये इसकी विमा आ गई, एम एल 3 टी की घात -3 और ए की घात -1। क्लियर है क्या? तो यूनिट क्या हुई इसकी, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। क्लियर है कि ये बात क्लियर है? इस चीज को ध्यान में रखना है बेटा, बहुत काम की बात है, बहुत काम की बात है। क्षेत्रफल सदिश ज्ञात करना, विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना, ठीक है क्या ये बात? ठीक है सर। अब देखो एक छोटी सी बात और समझते हैं। कौन सी बात सर? जैसे मान लो गॉस का नियम, गॉस का नियम समझते हैं पहले, है ना। गॉस का नियम क्या होता है? गॉस का नियम क्या बताता है बेटा? विद्युत फ्लक्स के बारे में बताता है। गॉस का नियम क्या कहता है? गॉस का नियम सॉरी क्या कहता है गॉस का नियम? सॉरी, गॉस का नियम ये कहता है कि अगर कोई भी बंद पृष्ठीय सतह दे रखी हो अपने को, बंद पृष्ठीय सतह दे रखी हो, तो उससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठीय सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें रखे आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इन्होंने क्या बताई बात? इन्होंने ये बताई कि सर किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस सतह में रखे, उसके अंदर रखे, किसके? बंद सतह के अंदर रखे, उसके अंदर रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का? इसको गॉस नियम भी बोलते हैं, गॉस की प्रमेय भी बोलते हैं, कई जगह गॉस भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, मतलब जो फाई की वैल्यू होगी, फाई नेट, फाई टोटल, कुल फ्लक्स बराबर, इसको क्या लिखेंगे अपन? क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds। इसका मान क्या होगा बेटा? इसका मान होगा इसके अंदर रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना, मतलब कुल आवेश मतलब समेशन Q/ε0। ऐसे ध्यान में रखना है। ये मैंने जो चिन्ह लगाया इसका मतलब क्या है? सभी आवेशों का योग उसके अंदर रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ये इसका मतलब है। क्लियर हुई ये बात? तो किसी बंद सतह से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? उसमें रखे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये समेशन, इस चिन्ह को हटा के अपन क्या लिख सकते हैं? Q टोटल भी लिख सकते हैं। Q टोटल कितना है? कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ध्यान में रखनी है ये बात, इसी तरह से ध्यान में रख सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है कि ये चीज? बताइए, क्लियर है ये चीज?
बोलिए सभी लोग, कर सकते हैं इस तरह से, है ना। इसको क्यू परिणामी भी लिख सकते हैं आप, टोटल क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू इनक्लोज्ड लिखते हैं इंग्लिश में, तो अपन इंग्लिश में अपन क्या लिखते हैं, क्यू इनक्लोज्ड लिखते हैं कि अंदर कितना आवेश है टोटल। क्लियर है ये बात, है ना। इसको आप ऐसे लिख लो चाहो तो, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, क्यू अंदर वाला कुल आवेश, समेशन क्यू अंदर, है ना। ऐसे ध्यान में रखो, ये क्या है कि उस बंद सतह के अंदर का कुल आवेश, ये क्या है बेटा, बंद सतह के अंदर का कुल आवेश है। यही अपनी क्या हो गई, यही अपनी विद्युत फ्लक्स आ गया। क्लियर है ये बात ध्यान में आई बेटा सभी को, ये ध्यान में रखनी है अपने को, ठीक है। फाई कुल का मान क्या होगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है क्या। मतलब सर, मतलब ये हुआ कि जैसे 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 सर ये आवेश रखा हुआ है इस बंद सतह के अंदर, उदाहरण देखिए सभी लोग, ये बंद सतह के अंदर आवेश रखा हुआ है, उदाहरण देखिए क्या है उदाहरण, सभी लोग ध्यान से देखिए। अगर ये बंद सतह है, ये कोई बंद सतह दे रखी है अपने को, बिल्कुल सर, और इसके अंदर आवेश कितना दे रखा है सर, क्यू दे रखा है। क्लियर है, तो बताइए इससे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, इसके अंदर आवेश क्यू रखा हुआ है, तो सतह से गुजरने वाला फाई फ्लक्स कितना होगा, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, घन से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका मान, विद्युत फ्लक्स बराबर कितना होगा बेटा, इसके अंदर सर आवेश कितना है, क्यू है, आवेश क्यू है सर, बटे नीचे किससे डिवाइड करेंगे, एप्सिलॉन नोट। ये अपना आंसर हो गया सर। अगर इसके अंदर आवेश ही नहीं होता, आवेश ही नहीं होता तो क्या होता उस कंडीशन में, सर आवेश ही नहीं है इसके अंदर, तो आवेश ही नहीं है, फिर क्या करेंगे सर। अब बाहर चाहे कुछ भी हो, बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है कि ये बात, बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा, बाहर से फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। क्लियर है ये बात, सभी बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है। किस बात का ध्यान रखना है कि बाहर कुछ भी चलता रहे, बाहर आवेश कोई भी रखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर वाले आवेश से फर्क पड़ेगा। सिर्फ अंदर वाला आवेश कितना है सर, क्यू है, इसलिए आंसर कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। क्लियर है बेटा, समझ में आई कि ये बात, इस तरह से ध्यान में रखना है अपने को। जैसे मान लो ये कोई सतह दे रखी है सर, ये कोई सतह दे रखी है, उदाहरण देखिए अगला, ये कोई सतह दे रखी दूसरी, चलिए सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। अभी देखो, अर्धगोले के केंद्र पर एक आवेश रखा हुआ है, अर्धगोले से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, यह बताना है अपने को। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए, जो सममित सतह होती है ना, देखिए अर्धगोले की सतह पर ऊपर की तरफ रखा हुआ है यह आवेश, कितना रखा हुआ है सर, क्यू आवेश रखा हुआ है। अपने को इस अर्धगोले से निकलने वाला बताना है, तो क्या पूरे गोले की वजह से निकाला जा सकता है सर, अभी आवेश अंदर नहीं है, ये आधा आवेश बाहर है। क्लियर है, पूरे गोले की वजह से निकालो पहले, और फिर क्या करो, सिमेट्रिक है सिचुएशन, सम्मित है ना, आधा गोला नीचे है सर, आधा गोला ऊपर है, आधा गोला पकड़ के लेके आए, आधे को लगाया यहां पे, तो पूरे गोले के कारण कितना होगा वो निकाल सकते हैं अपन। पूरे गोले के कारण कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, तो आधे के कारण निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल लेंगे अपन। क्लियर है कि ये बात, ठीक है। तो आधे की वजह से कितना होगा सर, यहां पे भाई पूरे गोले के कारण, पूरे गोले के कारण, पूरे गोले के कारण, पूरे गोले के कारण फ्लक्स पाई बराबर, पूरे गोले के कारण फ्लक्स कितना होगा बेटा, फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्यों, क्योंकि उस गोले के केंद्र पर होगा, सम्मित रूप से होगा, बिल्कुल सर। तो अर्ध गोले के कारण कितना होगा, आधे गोले के कारण, आधे गोले के कारण
आधे गोले के कारण फ्लक्स कितना होगा सर? आधा हो जाएगा इसका, Q अपॉन 2ε0। सही है क्या बेटा? तो ये मान निकाला जा सकता है। अब निकाल सकते हैं अपन, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना आ जाएगा आंसर? Q अपॉन 2ε0 का मान निकाल लो। यहां पे सोल्व कर लें, इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो आंसर कितना है सर? 5 बराबर Q का मान कितना है ये रख लें, ये मान रख देते हैं। यहां पे Q का मान दे रखा है सर 10 माइक्रो कूलाम, तो 10 गुना 10 की घात -6, ठीक है सर, बटे नीचे कितना है सर? 2 गुना, ये वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नोट की? 8.85 गुना 10 की घात -12, ऐसे लिखते हैं बेटा, ठीक है। यहां से ये मान कितना आएगा सर? ये लगभग आएगा अपने पास, देखो ध्यान से, 10 बटे 8 दूनी 16, और इधर कितना आ गया? 8 दूनी 16, 17.6, ठीक है, और गुणा 10 की घात, ये -12 ऊपर जाएगा तो 10 की घात 6 बन गया। देख लो ध्यान से, इसको जब अपन सोल्व करते हैं तो लगभग ये आएगा बेटा 5.6 के आसपास। तो इसको आप लोग लिख सकते, सॉरी 0.56 के आसपास, इसको आप लोग लिखोगे 0.56 गुणा 10 की घात 6। देख लीजिए, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो देखो नियर बाई आंसर कौन सा मिल रहा है अपने को? सर ये वाला आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ये बात? आंसर कितना आ गया बेटा? यहाँ पे अपने को आंसर मिल गया। यहाँ पे लगभग सर आंसर मिल जाएगा, लगभग आंसर क्या लिख सकते हैं सर? 0.6 गुणा 10 की घात 6, और इसको क्या लिखेंगे सर? 6 गुणा 10 की घात 5। सही है क्या? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया अपने यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो गया। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? समझ में आएगा बेटा बात? ओहो, पोलिश शुरू नहीं किया आप के लिए आज तो। चलो आंसर बता दीजिए फटाफट से, मुझे आंसर बता दीजिए। अब तो आंसर टिक कर देंगे सर, आंसर निकाल लिया अपन ने। कौन सा ऑप्शन टिक हुआ बेटा? सी वाला ऑप्शन टिक हो गया। क्लियर है क्या? चलिए, तो ये वाले क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं अभी, है ना? परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इन्हें अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ट्राई करना आप लोग ईमानदारी से, ठीक है बेटा? और अगली डीपीपी आपको करनी है। कौन सी डीपीपी सर? डीपीपी संख्या 10। डीपीपी संख्या 10 कर लीजिए सभी लोग। हाँ, डीपीपी संख्या 10 कर लीजिए, प्लस डीपीपी संख्या 10, और सभी लोग बढ़िया अच्छे तरीके से बढ़िया एनर्जी के साथ वापस मिलते हैं, है ना, सोमवार को, मंडे को, प्लस होमवर्क क्वेश्चन, प्लस साथ में होमवर्क क्वेश्चन तो करनी है अपने को, ठीक है क्या? होमवर्क क्वेश्चन कर लेना सभी लोग। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है बेटा? चलिए चलिए, बढ़िया 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 बढ़िया, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।